सेवानिवृत्त हो। वे सेवानिवृत्ति के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के जैन अध्ययन केंद्र के मानक निदेशक और प्रशासनिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण भर्ती केंद्र के निदेशक भी रहे। गत 3.5 दशकों से पत्रकारिता शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े आपने अपने समर्पित और एकाकी प्रयासों से विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का विभाग स्थापित किया, जिसमें आज पत्रकारिता और जनसंचार के 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन हो रहा है और शोध अनुसंधान की भी व्यवस्था आपने उसमें की है। आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपके निर्देशन में अब तक 30 विद्यार्थियों ने शोध उपाधि प्राप्त की है और आपने 30 पुस्तकों का लेखन भी जनसंचार के विषयों पे किया है। आपकी सांस्कृतिक चेतना और जैन पत्रकारिता का इतिहास एवं जनसंचार माध्यम, प्रेस कानून और पत्रकारिता, संचार माध्यमों का संगठन एवं प्रबंधन, समाचार लेखन के सिद्धांत और तकनीकी, संपादन कला, मीडिया एंड रूरल डेवलपमेंट, प्रभावी जनसंपर्क, मीडिया सीन इन इंडिया इमर्जिंग फैस्टिस्ट, कंपेनियन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मीडिया प्रोफेशनल आदि इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपने प्रकाशित की हैं। आपके ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शताधिक संगोष्ठियों में न सिर्फ भागीदारी किया बल्कि 25 वर्षों से आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर के मीडिया से जुड़े विविध विषयों पर महत्वपूर्ण संगोष्ठियां और कार्यशालाओं का आयोजन भी किया। एक नई वैचारिक चेतना को शुरू करने का आपने हमेशा प्रयास किया है। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगभग 4 दशकों से जुड़े हुए हैं। आपने 1996 में एशियाई देशों में मीडिया शिक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता की कोलंबो में। आपने 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन में पत्रावचन करने न्यूयॉर्क भी गए थे और चीन में बीजिंग में भी और शेन्यान और शंघाई शहरों में भी आपने यात्रा की और मीडिया शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया। सर का जो मुझे लगता है कि जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको मुझे आप सभी को जानना चाहिए और आप सभी को इस पे मतलब जानने के बाद उसको क्रियान्वित करना चाहिए कि अपने जीवन काल में जो आप अध्ययन अध्यापन करते हैं तो उसका रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से सदुपयोग होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। आपने अपने माता पिता डॉक्टर शांता भानावत तथा डॉक्टर नरेंद्र भानावत की स्मृति में एक उच्च स्तरीय शोध संस्थान की स्थापना की। उनके इस संस्थान में करीब 13,000 संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हैं जो हिंदी, राजस्थानी तथा जैन साहित्य सहित पत्रकारिता संबंधी विषयों पर शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में आज की तारीख में वो काम कर रहा है। सर, ऐसे महान पुरुष को हम लोग अपने बीच में पा करके धन्य है सर। हम आपका विश्वविद्यालय परिसर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में काफी वरिष्ठ प्रोफेसर भी हैं और इसके साथ ही साथ सर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा अभी मनोज जी बता भी रहे थे कि यह जो कार्यशाला 7 दिवसीय हो इसमें 21 राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं और यह अभी आपके सामने गूगल मीट पे भी चल रहा है, साथ ही साथ यह पैरेलल फेसबुक पे भी जो है लाइव है। कहने का यह तात्पर्य है कि इस बार इस कार्यशाला का जो आयोजन किया गया, जो उद्देश्य था, उसमें मीडिया के हर क्षेत्रों को हम लोगों ने अपने उसमें लिया और हमारे बीच में तमाम विद्वान जन उपलब्ध हैं जो प्रोफेसर के रूप में भी हैं, वो इस कार्यशाला को अटेंड कर रहे हैं। शोधार्थी तो हैं ही हैं। हमारे बीच में हमारे विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जो विभागाध्यक्ष जनसंचार विभाग हैं, मैं आपका भी हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस कोरोना काल में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हम लोग को मिलती हैं, उनमें भी हम इस कार्य को सफल रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं, यह एक अपने आप में उपलब्धि है। मनोज जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सह संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो हमारे IQAC सेल के डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं।
इसके साथ ही साथ जनसंचार विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर दिग्विजय सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अवध बिहारी सिंह, डॉक्टर चंदन सिंह का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और एक प्रयास किया कि यह कार्यशाला आयोजित की जा सके। इस बीच में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर विजय सिंह जी, डॉक्टर विजय तिवारी जी, प्रोफेसर देवराज सिंह जी, प्रोफेसर अविनाश पाताड़ीकर जी, और भी तमाम विभूतियां हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ तक की उपलब्ध हैं। सभी को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं अपने मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो इस पूरे कार्यशाला का 7 दिन कवरेज करेंगे, इसलिए इनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी बना देता हूं और सभी सज्जनों का पुनः एक बार हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और मैं अब माननीय हम सबकी प्रेरणा स्रोत माननीय कुलपति जी को मैं उद्बोधन के लिए सादर निवेदन करूं, प्रार्थना करूं। उसके पूर्व इस कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर से मेरा निवेदन है कि मैडम का, माननीय कुलपति महोदय का एक संक्षिप्त परिचय हमारे समस्त आदरणीय माननीय अतिथिगण और प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर। अति संक्षिप्त। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा मैडम का आदेश हुआ है अति संक्षिप्त, तो माननीय कुलपति प्रोफेसर निर्मला यस मौर्य जी विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करने से उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की कुल सचिव रही। इसके साथ ही आप वहाँ हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष रही हैं। 15 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ लगभग 30 वर्षों तक आपका शिक्षण एवं शोध निर्देशन का अनुभव रहा है। आपके नेतृत्व में आज विश्वविद्यालय कई क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन ने भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन एवं लोक साहित्य को वैश्विक पटल पर बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय में भाषाओं का उत्कृष्टता केंद्र एवं परिसर के जनसंचार विभाग में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अनुवाद उत्कृष्टता केंद्र तथा पूर्वांचल परिक्षेत्र में पर्यटन के जरिए रोजगार की संभावना पर रोजगार के सृजन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। निरंतर आपके द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों विद्यार्थियों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण आया है और हम निरंतर इस तरह के कार्यक्रमों को कर पा रहे हैं। आज हम आपको इस कार्यक्रम में पाकर उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर यह हमारे कार्यशाला अपने सफलता की तरफ जाएगी। मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि मैम आप आए और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय कुलपति महोदय। आज की जो 7 दिनों की हमारी कार्यशाला चलने वाली है लगातार, और जैसा कि मानस जी बड़े लंबे बड़े विस्तार से बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें बताना ही चाहिए। जब हम इतना बड़ा कार्यक्रम 7 दिनों का कर रहे हैं और इतने राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं और कितने बड़े बड़े पत्रकार और सबको हमारा सहयोग दे रहे हैं, विद्वान जुड़े हैं, शोधार्थी, विद्यार्थी, प्रोफेसर्स, तो इतना लंबा परिचय देना ही चाहिए। तो मैं पहले तो मानस को धन्यवाद दूं और हमारे जो जनसंचार विभाग के अध्यक्ष बैठे हुए हैं मनोज मिश्रा जी, दिग्विजय जी बैठे हुए हैं, सुनील भी कहीं से जुड़े होंगे। मैंने पूरा हमारा जो जनसंचार विभाग है उसने इतना बढ़िया निर्णय लेते हुए ये 7 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यशाला है, राष्ट्रीय कार्यशाला, और आज उद्घाटन सत्र है हमारा। और मेरे लिए तो बड़ा ये गर्व का विषय है कि हमारा ये जो विभाग है और IQAC सेल, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि दोनों मिलकर आप काम करें और एक तरह से जो हम कहते हैं डिपार्टमेंट का जो हम एक विकास चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हों। तो पहले तो मैं दोनों को, मनोज मिश्रा जी को और प्रोफेसर मानस पांडे जी को मैं धन्यवाद दूं। इतना बढ़िया कदम उठाते हुए, नैक को ध्यान में रखते हुए आप दोनों की ओर से ये संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आप 7 दिन का कर रहे हैं। सुनील जी आ गए हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो विश्वविद्यालय का निवेदन स्वीकार करते हुए जो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे प्रोफेसर KG सुरेश जी अभी दिख रहे थे, मैं उनको हृदय से नमस्कार करती हूँ। कहीं जुड़े हैं अभी, क्योंकि इतने लोग जुड़े हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं।
जी मैं यही हूँ मैं। माननीय कुलपति महोदय को मैं नमस्कार करती हूँ और आपका स्वागत है यहाँ। मेरे लिए अहोभाग्य कि मैं आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ और परम आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी जुड़े हुए हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं मुझे, पूर्व अध्यक्ष आप हैं, तो मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ। और जितने भी विद्वान माननीय इस मंच से आज जुड़े हुए हैं इस उद्घाटन सत्र से, आप सभी को आदर के साथ नमस्कार करते हुए, और मैं केवल अपने विषय पर 10 मिनट कुछ बोलना चाहूंगी, क्योंकि पत्रकारिता तो एक ऐसा विषय है कि हम बोलते चले जाएंगे, ये वाला हाल है। तो हमारे विद्वान बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे, अब ये स्थिति अभी है। मैं अभी विषय तो लिया गया है कि डिजिटल दौर में मीडिया का जो स्वरूप है। अब हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल युग है, समय बड़ी तेजी से बदल रहा है, समाज बदल रहा है, समाज का चिंतन बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। अब लोग चाहते हैं कि मीडिया जो हमें दे रहा है उसमें कितनी सत्यता है, कितनी ईमानदारी है, कितना विश्वास उस पर हम कर सकते हैं। तो मैं केवल डिजिटल दौर की बात नहीं करूंगी आज मैं बात करूंगी, इतने बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं, कुलपति महोदय बैठे हैं, कि हम नारद का स्मरण करेंगे। आज हम बात करेंगे युग के साथ जो बदलाव आया है मीडिया में, जनसंचार में। हम केवल डिजिटल का स्वरूप नहीं बताएंगे कि डिजिटल में मीडिया में क्या बदलाव आया है। जब युग बदला, जब लोगों को, समाज को, जैसा कहते हैं जनसंचार, जन को जरूरत पड़ी कि उसको समाचार मिले, आम आदमी को समाचार मिले, तो कैसे जनसंचार का माध्यम बदला। प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, जानते हैं कि भाषा में हम पढ़ाते हैं अर्थ विस्तार और अर्थ संकुचन। मीडिया अर्थ संकुचन के रूप में आ गया है। मीडिया जब हम कहते हैं तो लगता है केवल समाचारों से जुड़ जाता है वो, जबकि ऐसा नहीं है। मीडिया वो माध्यम जिसके द्वारा आम जन तक किसी भी बात का संचरण होता है, वो मीडिया है। देवर्षि नारद क्या करते थे? अभी हमने कुछ दिनों पहले नारद दिवस मनाया था, जहां आम आदमी लोक कल्याण की बात आती थी, नारद जी प्रकट हो जाते थे। और कई बार विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैं बोलती थी कि नारद जी की आकृति जब आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि उनके सिर पर जटाजूट होता है और उस पर एक कुछ ऐसे फूल लगे होते थे। तो हम लोग बच्चों को थोड़ा सा रिझाने के लिए बोलते थे कि वो उनका एंटीना होता था, वो उनका रिसीवर होता था, जिसके द्वारा वो ये पता कर पाते थे कि भाई कहाँ पर लोक कल्याण की जरूरत है। तो वास्तव में ये सोचने का विषय है। ये भले हम लोग एक बच्चों को आकर्षित करने के लिए कोई बात कह देते हों, लेकिन ये हाइपोथेसिस, ये प्राकल्पना तो हम कर ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं से लोक कल्याण की बात वहीं से शुरू होती है। और आप देखिए, हरकारे हुआ करते थे, बंदी जन है हम तुमको कथा सुनाते, राम की कथाएं सुनाया करते थे बंदी जन। क्या वो मीडिया नहीं था? क्या वो जनसंचार के माध्यम नहीं थे? यदि हम पीछे चले जाते हैं, कबूतर जिनके पैरों में संदेश बांधे जाते थे, उन्हें उड़ाया जाता था, क्या वो मीडिया नहीं थे, जनसंचार के माध्यम नहीं थे? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे युग बदले, मानवीय सभ्यता बदली, उसकी आवश्यकताएं बढ़ी। जैसी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे जनसंचार के माध्यम बढ़े, उनमें परिवर्तन हुआ। आगे आप चलते हैं तो बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। यदि हम कहें अब कि प्रिंट मीडिया से बात करें, तो प्रिंट मीडिया आपको मालूम है कि एक पन्ने से अखबार शुरू हुआ था। वो बड़ी अपना एक विषय है कि पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ। और वो जो एक पन्ना था, उस एक पन्ने ने आज डिजिटल जमाने को हमें दिखाया। यदि वहां पर वो कल्पना न की जाती, तो वो वहां पर हाइपोथेसिस ना होती, प्राक कल्पना ना होती, तो आज डिजिटल दौर का ये जमाना ना होता। जब हम जनसंचार की बात करते हैं तो आज आप देखिए, प्रिंट मीडिया आया। अब ये नहीं है कि प्रिंट मीडिया आया तो अब डिजिटल के जमाने में प्रिंट मीडिया चला गया, नहीं। आज भी हम सब जानते हैं कि जब हम एक चाय का कप लेकर बैठते हैं
तो हमें अखबार जरूर चाहिए होता है। भले टीवी में हम कितनी भी न्यूज पढ़ लें, कितनी भी देख लें, लेकिन अखबार में जो आनंद है, अखबार जो हमें सूचना देता है, वो दौर कभी समाप्त नहीं होगा। प्रिंट मीडिया वैसे ही बना रहेगा। और आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर। पहले रेडियो था और दूरदर्शन की हम बात करते थे। रेडियो क्या थे? क्या आज रेडियो गांव में नहीं है? हैं। आज भी जो रेडियो का सौंदर्य, भले टीवी आ गए हों, लेकिन अभी भी बहुत आप इंटीरियर में चले जाएंगे तो रेडियो पर समाचार सुनते हुए लोग मिल जाएंगे। और बल्कि देखिए, हम सब जानते हैं कि आजकल रेडियो आ गया है छोटा, जिसमें गाने भी बजते हैं, समाचार भी सुनते हैं। तो मैंने देखिए पुराने दौर लौट के आ रहे हैं। जनसंचार के वो माध्यम जो पुराने थे अब लौट रहे हैं। टीवी, जिसको हम पहले कहते हैं रेडियो और दूरदर्शन बोलते थे, बाद में हमने टेलीविजन कह दिया और बाकी चैनल्स आदि आ गए। तो जब हम दूरदर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि दूरदर्शन से ही शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट में समाचार आते थे। समाचार का एक आध चैनल ही होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब डिजिटल दौर आया तब इसकी भरमार हो गई। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, सबका ध्यान इस पर मैं जरूर आकृष्ट करूंगी कि जनसंचार के एक माध्यम पोस्टर, बैनर और न्यूज़पेपर में जो पंपलेट डाले जाते हैं और जो ट्रक, बस आदि के पीछे स्लोगन लिखे होते हैं, वो भी मीडिया या जनसंचार के माध्यम है। माने कहीं ना कहीं जिस आज के जमाने की हम बात करते हैं उसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि है आज के आने की, आज के दौर की आने की। तो आप देखिए, यदि हम आज की बात करें डिजिटल, तो हम देख रहे हैं कि इतने सारे चैनल हो गए हैं, प्रतिद्वंदता बढ़ गई है। कौन श्रेष्ठ न्यूज दे पाता है, कौन पहले न्यूज दे पाता है, कौन कहाँ पर, जैसे कहते हैं ना आंखों देखी घटना, कौन पहले दे पाता है। तो ये जो आजकल का जमाना है, जनसंचार के माध्यम उतनी तेजी से जो है डिजिटल के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, और इतनी प्रतिद्वंदता बढ़ गई है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ कमी भी आ जाती है। लेकिन समय की मांग के अनुसार आज मीडिया का स्वरूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जनसंचार है, जो जन है, वो जन या आम आदमी, उसी के लिए मीडिया काम करता है, उसी के लिए जनसंचार काम करता है। तो बदल रहा है, मोबाइल आ गए हैं, क्या बदलाव आ रहा है आज आप देख रहे हैं। इंटरनेट का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है कि हम एक पल में बैठ करके पूरे विश्व की खबर को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, कहाँ क्या घटना घटित हो पाती है हम देख पाते हैं। मोबाइल हमारे पास आ गए हैं, उसमें भी कितना सुधार हो गया है। इतने सारे मोबाइल में ऐप आ गए हैं जिनको डाउनलोड करके हम क्षण में, एक क्षण में तत्काल न्यूज को प्रसारित कर सकते हैं, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में। और आप देखिए टीवी पर वो आ जाते हैं, माने फ्लैश होता है। अब वो फ्लैश कहते हैं ना, जैसे आकाश में बिजली कौंधती है, वो स्थिति है डिजिटल के आज के जनसंचार माध्यमों की। और खास करके मीडिया का स्वरूप बिल्कुल बदल रहा है। और जैसे जैसे ये समय बदलेगा, जैसे जैसे युग की मांग होगी, वैसे वैसे आज हम कहते हैं ये डिजिटल का जमाना है। हो सकता है कि आज से 25 साल बाद, 20 साल बाद और कोई नई खोज आ जाए और उस ओर जनसंचार चला जाए, उस ओर मीडिया चला जाए। तो ये लगातार आप देखते हैं कि मीडिया, जनसंचार के जो माध्यम है, जिसको हम मीडिया आज कह रहे हैं, उसमें निरंतर विकास हो रहा है। तो ये विकास निरंतर गतिमान रहेगा। लेकिन एक जरूर है जो मैंने यहाँ नोट किया है कि जो मुझे अच्छा लगा, पता नहीं वो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं कल ऐसे ही बैठ के सोच रही थी, जब डिजिटल की बात होती है तो देखिए, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 की, तो वहां पर एक शब्द आया है नवाचार। माने जो है हमारे सामने तकनीक, उस तकनीक पर जो काम होता है, उस तकनीक को और कितना सुधारा जा सकता है, उस तकनीक पर कितना, उस तकनीक को हाइपोथेसिस के द्वारा, प्राक कल्पना के द्वारा कितना विकसित किया जा सकता है, यही तो नवाचार है। तो ये जो डिजिटल दौर है, इसमें नवाचार की थोड़ी जरूरत होगी और उसी से
ये जो आज जनसंचार माध्यम, जब आज के मीडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो उसमें नवाचार अपने आप नई शिक्षा नीति के हिसाब से आ जाएगा। और हमको लगता है कि तर्क वितर्क होंगे, विज्ञान होगा और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मनोज जी, आप सभी को मैं यहाँ से, इस मंच से, जो 7 दिन का आप कार्यशाला कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई है, शुभाशीष है। और जितने मैं 7 दिन जुड़ूंगी और विद्वानों को मैं सुनना चाहूंगी, भले आधा घंटा ही सही। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, आपके इस कार्यक्रम से विभाग से जितने लोग जुड़े हैं, आपके विभाग के सभी प्रोफेसर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, बधाई। लता चौहान जी बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं, मेरी मित्र हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि एक बार मेरे कहने से, लता जी दक्षिण की बेंगलोर की कोकिल कंठी कही जाती हैं, बहुत बढ़िया संगीत है आपके कंठ में, बड़ा बढ़िया गाना गाती हैं आप। कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं जरूर सुनवाना चाहूंगी। लता जी, बहुत बहुत आभार आपका। और बस इन्हीं शब्दों के साथ, जो आपकी तकनीकी टीम इससे जुड़ी हुई है, 7 दिन तक लगातार जुड़ी रहेगी, आप सभी को मैं आभार दूं, धन्यवाद दूं कि आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें, जुड़े रहें। और मैं पुनः एक बार इस मंच से हमारे दोनों जो अतिथि यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सादर आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। और मैं असल में गुरु नानक कॉलेज है चेन्नई में, जहाँ पर उन लोगों ने करीब 2 महीने पहले कार्यक्रम रख लिया था, और शोध रिसर्च पर वो बुलवाना चाहते थे कि शोध में क्या समस्याएं आज हो रही हैं और शोध की चुनौतियां क्या हैं, और संभावनाओं को लेते हुए मेरा 1 घंटे का उन्होंने स्पीच रखा था, 3 से 4। तो नेचुरल है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हालांकि मैंने 4-5 प्रश्नों के उत्तर दिए और मैंने कहा कि उसको आप बॉक्स में डालिए, बाद में देंगे। तो थोड़ी उसके लिए देरी हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप अतिथिगण से कि 5-10 मिनट थोड़ी देरी हुई है। इसके लिए आप पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम, आपका आगमन ही विश्वविद्यालय के लिए सुबह है और आपकी ही प्रेरणा से सब हो रहा है। और आपकी प्रेरणा से देश के नव प्रतिष्ठित विद्वान 10 सत्रों में, कुल 10 सत्र हैं, जिसमें उद्घाटन सत्र और समापन सत्र के अलावा सब लोग शामिल होंगे और प्रशिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे। जैसे कवि ने कहा है कि मैं नया गीत लाया तुम्हारे लिए, मैं नया मीत लाया तुम्हारे लिए, साथियों चीर कर रात की कालिमा मैं सुबह जीत लाया तुम्हारे लिए। तो आप सुबह हैं मैम, हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं इसी के साथ अगले क्रम में हम सबके बहुत श्रद्धेय, और जैसा हमारे आयोजक मंडल के श्रेष्ठ प्रोफेसर मानस पांडे जी ने बताया प्रोफेसर संजीव भानावत जी को लेकर, और उन्होंने बताया, और भानावत जी को उनका चेहरा ही एक पुस्तक है और उसको पढ़ने में शायद बहुत लंबा समय बीत जाएगा। और मैं, भानावत सर हमारे गुरु हैं, और हम लोग, आपने 30 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, आपने कम्युनिकेशन टुडे जैसे जर्नल का प्रकाशन किया जो रजत जयंती मना रहा है, आपने शिक्षा के क्षेत्र में माइलस्टोन स्थापित किए हैं सर, जिनको मैं कहता हूँ शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में आप शलाका पुरुष हैं। आपको पत्रकारिता के शलाका पुरुष के रूप में मानता हूँ। इस मंच पर पाकर हम आपको धन्य हैं, आपका आशीर्वाद हमें सतत मिलता रहे, यही कामना है। और इसी के साथ पूरे आदर और सम्मान से मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, परम श्रद्धेय प्रोफेसर भानावत सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई डॉक्टर मनोज मिश्रा जी और मानस पांडे जी, आपके इस बहुत विस्तृत और आत्मीय परिचय के लिए। आज के हमारे इस एफडीपी कार्यक्रम की अध्यक्ष जौनपुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर निर्मला मौर्य जी, मेरे अभिन्न मित्र कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी, इस आयोजन में, ये अपने आप में एक अद्भुत आयोजन, क्योंकि कोरोना ने हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी की, बहुत सारे संकट खड़े किए, लेकिन जैसा मुझे भाई मनोज जी ने कल बताया, 750 रजिस्ट्रेशन इस एफडीपी के लिए हुए हैं। ये मेरे ख्याल अपने आप में एक चमत्कार है। यदि हम भौतिक रूप से भी आयोजन करते तो हमारे लिए संभव नहीं था कि मनोज जी जौनपुर में 750 लोगों को एक साथ बिठा करके इस प्रशिक्षण की जो पूरा का पूरा 7 दिन का जो आपका ये कार्यक्रम है, इसको संचालित कर पाते। लेकिन इस विकल्प
इस चुनौतियों के बीच में, इसलिए कई बार तो मुझे लगता है कि ये जो सदी है जिसमें हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, ये जो महामारी है शायद मानवीय आस्था और जुनून का पर्याय है। कितनी ही चुनौतियां हमारे सामने आए, कितने ही संकट हमारे सामने आए, हम झुकने वाले नहीं हैं। इस वैचारिक विमर्श की परंपरा को हम निरंतर बनाए रखेंगे। तो जिस तरह से विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में इस पूरे आयोजन को क्रियान्वित करने का बीड़ा उठाया है, ये अपने आप में एक अद्भुत आयोजन है। मैं आप सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जौनपुर मेरे लिए नया नहीं। जब बहुत बहुत आभार। जब विश्वविद्यालय ने पत्रकारिता विभाग की शुरुआत की थी और भाई अनिल अंकित भी उस समय मनोज जी के साथ उसी विभाग में थे, तब मुझे वहां व्यक्तिशः आने का मौका मिला। और तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि इस विभाग की पूरी विकास यात्रा को एक तरह से मैंने देखा, समझा और महसूस किया इन मित्रों के माध्यम से। और मनोज मिश्रा जी को तो मुझे पता नहीं माननीय कुलपति जी को इस बात की स्मृति है या नहीं। कुछ दिन पहले जब ये पहला वेव था, उस समय भी मुझे सौभाग्य मिला था आपके सानिध्य में ऐसे ही एक आयोजन में अपनी बात कहने का। आज फिर ये दूसरी बार है जब हम आपके सानिध्य में इस संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। मनोज जी ने जिस तरह से ये संकल्प लिया और मनोज जी के व्यक्तित्व के जो अनेक पहलू हैं, एक शिक्षक के रूप में तो है, एक एंकर के रूप में, क्योंकि एंकरिंग मैंने भी बहुत की है विश्वविद्यालय में अपने करीब 20 साल तक, चाहे वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, दीक्षांत समारोह है, उसका एक अपना अलग ही आनंद है। उस आनंद की अनुभूतियों को मनोज जी के फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अक्सर देखता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि लोक गायक के रूप में, क्योंकि जब माननीय कुलपति जी ने उन विभिन्न परंपराओं की बात की, महर्षि नारद से लेकर के भी, और विस्तार से बात करूंगा मैं, तो लोक परंपराएं जो हमारी है, जो हमारा पूरा ट्रेडिशनल मीडिया है, लोक माध्यम है, उनकी भी हमारे यहाँ बहुत महत्ता है। और उस लोक माध्यमों के जीवंत प्रतीक भाई मनोज मिश्रा जी और हमारे प्रबंधन के मित्र मानस पांडे जी, जिन्होंने उस पूरे आयोजन को जिस कुशल प्रबंध के साथ आयोजित किया, और हमारी युवा टीम, चाहे वो दिग्विजय जी हैं, सुनील जी हैं, अवध जी हैं, चंदन जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, उन पूरी टीम को जिस तरह से नेतृत्व दिया जा रहा है, मैं अपनी ओर से पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने आयोजनों में, न सिर्फ इस एफडीपी में, बल्कि ये आयोजनों की जो परंपरा है ये लगातार चलती रहे। सारी बाधाएं, चुनौतियां आती रहेंगी, क्योंकि डिजिटल मीडिया ने एक चुनौती खड़ी की है मुख्य धारा के मीडिया के सामने, है ना। अब कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे, इसकी चर्चा अपन करेंगे। मैं शुरुआत वहीं से करता हूं जहां कुलपति, हाँ, केजी सुरेश जी के बारे में बात करना रह गया मेरा। केजी सुरेश जी से भी मेरा पिछला 5 दशक का बहुत ही एक निकट का संबंध रहा है, और इनके व्यक्तित्व के जितने आयामों की चर्चा अभी मानस पांडे जी ने की, मुझे लगता है कि ये भी अपने आप एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व है। देखिए, संयोग से माननीय कुलपति जी निर्मला मौर्य जी हिंदी की शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं। मैं भी हिंदी का ही शिक्षक विद्यार्थी रहा। मेरे पिताजी और मेरी माताजी वो भी हिंदी के ही विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल रही। तो एक साहित्यकार की संवेदना मैं जैसे निर्मला जी के व्यक्तित्व में महसूस कर रहा हूँ। और चेन्नई जहाँ हमारे मित्र राम मोहन पाठक लंबे समय तक कुलपति के रूप में भी रहे, वो भी एक पत्रकारिता के बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। तो एक मलयाली भाषी, केरल में जन्म लेने वाला युवक या बालक कहूं मैं, किस तरह से हिंदी अंग्रेजी भाषाओं के अंदर अधिकार के साथ बात करते हैं, जिसकी बात अभी इन्होंने की थी मानस पांडे जी ने राजस्थान पत्रिका के उस व्याख्यान माला की। तो एक तरह से मैं कहूं कि वो बिल्कुल चमत्कृत थे सारे सारे लोग केजी सुरेश जी को सुनकर के, कि एक मलयाली भाषी व्यक्ति किस प्रकार से हिंदी भाषा में धारा प्रवाह अपनी बात कर सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जब मैंने इनको मैसेज किया हिंदी में टाइप करके, मेरे लिए ये भी आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने हिंदी में ही टाइप करके उसका जवाब दिया। तो भाषा के प्रति लगन, अपनी परंपराओं के प्रति लगन, और कुलपति जी इस बात से परिचित होंगे किस तरह से संस्थानों का काम किया जाता है, संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। जैसा बताया कि लगभग आपका 1.5-2 दशक का प्रशासनिक अनुभव है। केजी सुरेश जी का मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान और अब एक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नेतृत्व देते हुए जिस तरह से आपने नई शिक्षा नीति की उस मुख्य भावना को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों को क्रियान्वित करने में पहल की है, जिस तरह से विभिन्न भाषाओं के पाठ्यक्रमों को आपने शुरुआत की है, जिस तरह से आपने पत्रकारिता के
जो संग्रह हैं, उनके जो हमारी पूरी की पूरी जो परंपरा में चली आ रही चीजें हैं, उन्हें किस तरह से एक संग्रह के रूप में, एक विरासत के रूप में भावी पीढ़ी के लिए सामने प्रस्तुत करके, इस दिशा में आपके जो प्रयास हैं वो श्लाघनीय है। मैं इस मंच से सार्वजनिक रूप से के सुरेश जी को उनके उस बहुआयामी व्यक्तित्व और योगदान के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति ने आपको हिंदी पत्रकारिता की सेवा के लिए दिया, तो आपके व्यक्तित्व के जो नानाविध पक्ष हैं ये हम सभी के लिए एक तरह से प्रेरणा का आधार है। और इस आयोजन में जो 750 की टीम जुड़ी हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा पाकर के ना भाषा का बंधन है, ना किसी तरह से और किसी चुनौती का बंधन है। केवल आवश्यकता है अपने मनोबल को बनाए रखते हुए संकल्प शक्ति के साथ हम अपने मार्ग को चुन पाए, फिर किसी तरह की जो सफलता है वो असंदिग्ध है, हम अपने लक्ष्यों में उद्देश्यों में सफल होंगे। ये कुछ महसूस जब भी केजू सुरेश जी के साथ तो देश में अनेक मंचों पर मुझे बात करने का मौका मिला, हमेशा ही एक नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा मुख्य विषय जो मुझे कहा गया है बातचीत करने के लिए, उस पर आता हूं और चर्चा करूंगा महर्षि नारद की, और एक दो नाम और जोड़ूंगा उसमें। संजय, पहले पत्रकार यदि महर्षि नारद थे तो पहले कमेंटेटर, टीवी कमेंटेटर वो संजय थे, या ये कहिए कि वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, युद्ध संवाददाता थे। युद्ध का आंखों देखा हाल, जिस वस्तुनिष्ठता की बात हम मीडिया से करते हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा ही सारी जानकारी वो दे रहे हैं। और जिस आकाशवाणी, आपने रेडियो का नाम लिया लेकिन आकाशवाणी कहता हूं, आकाशवाणी जब सूचनाओं के सारे स्रोत बंद हो गए थे तब आकाशवाणी हुई थी, हे कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि आकाशवाणी की भी वही विश्वसनीयता है जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जैसा बताया कि कई प्रोफेसर भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो इस बात को जानते होंगे। ये खबर रेडियो पर आ गई है, रेडियो मतलब उस समय आकाशवाणी होती थी, ये चलो तो बाद में आए जब सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया कि इन आकाशीय तरंगों पर केवल सरकार का अधिकार नहीं है, इस पर प्राइवेट प्लेयर्स वो भी इसमें आ सकते हैं। तो जिस तरह से ये सारा का सारा एंट्री हुई, उसके पहले तो ये खबर रेडियो पर आ गई, अर्थात आकाशवाणी ने प्रसारित कर दी है, फिर कौन सी शंका है। ये विश्वसनीयता उस समय कायम थी। तो महर्षि नारद या संजय के पास जो ताकत उस समय थी, इस डिजिटल मीडिया ने वो ताकत आम आदमी को दे दी है। पहले केवल महर्षि नारद के लिए संभव था कि वो किसी भी सूचना को एक क्षण में भुवन यापिनी बना देते थे, पूरे ब्रह्मांड में फैला देते थे। आज मेरे पास एक क्षमता है कि मैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, और वो सब भी एक मोबाइल में, एक क्लिक के ऊपर, मैं उस पूरी दुनिया में उन भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए वहां तक पहुंच सकने में सक्षम हूं जहां मेरी भाषा को, मेरे प्रतीकों को समझने वाला कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार। और जहां तक खतरों की बात है, हो सकता है जब भी आपके ये 7 दिन के पाठ्यक्रम में बहुत सारी चुनौतियों की चर्चा हो, मेरा एक ही बात कहना है कि हर नई तकनीक अपने साथ नए खतरों को लेकर के आती है, उससे कहीं कोई चिंता की अपने को बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 70s के दौर में जब टेलीविजन आया था, तब हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र थे और हमारे सामने डिबेट के विषय रखे जाते थे। टेलीविजन से हमारी सांस्कृतिक अभिरुचियां भ्रष्ट हो रही हैं, टेलीविजन युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। ना तो हमारी सांस्कृतिक अभिरुचियां भ्रष्ट हुई है ना, अभी भी हमारे पास मनोज जी जैसे लोग गायक हैं जो अपनी परंपराओं के प्रति उसी तरह से सजग और सचेत हैं। तो अब ये डिजिटल मीडिया के साथ हम इन खतरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ी के लोग अभी भी उन छपे हुए शब्दों की खुशबू को महसूस करते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि चाय के साथ अखबार चाहिए, लेकिन जो क्रेज शायद आप में और हम में है अभी, वो क्रेज नई पीढ़ी में नहीं है। मैं तो देश के अनेक मंचों पे गया, जब उन युवा साथियों से बात करते हैं, सारे के सारे किंडल पे किताब पढ़ रहे हैं। जब मैं अपनी बच्ची को देखता हूं, उसके हाथ में हमेशा वो किंडल रहता है और उसी में वो मग्न होकर के उतनी ही तल्लीनता के साथ पढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि आसपास उनके क्या घट रहा है, जो तल्लीनता हम उस प्रिंट मीडिया में पढ़ करके, उन छपे हुए शब्दों को देख करके महसूस करते थे। तो नई पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें इस तरह से घुल मिल गई है कि उसके लिए वो सब कुछ हो गया है। तो ये जो पूरी की पूरी परंपरा थी, आपने कबूतरों की बात की, आपने हकारों की बात की, पूरा जो हमारा मुगल काल का समय है उसमें ये सारे वाकया निगार और पूरी की पूरी परंपरा को आपने ट्रेस आउट किया। लेकिन जब पहला पत्र, जिसकी जयंती अभी कुछ दिन पहले हमने मनाई, 30 मई को इस देश में पहले पत्रकार की जुगल किशोर शुक्ल ने, और हिंदी का पहला पत्रकार, उसके पहले एक अंग्रेज व्यक्ति ने यहाँ से पत्रकारिता शुरू की, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।
उसने सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों को नहीं छोड़ा, उसने व्यवसाय को नहीं छोड़ा, उसने पुलिस व्यवस्था को नहीं छोड़ा और परिणाम भुगतना पड़ा, उस पर छापे मारे गए, उसे जेल में डाल दिया गया। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता ने, चाहे वो अंग्रेज था, लेकिन फिर भी आज याद कर रहा हूं जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कि उसने जो नींव डाली उस पर इस देश की पत्रकारिता ने सांस लेना शुरू किया। और पूरे आजादी के आंदोलन में हमारे इन पत्रकारों ने, उस समय का पत्रकार साहित्यकार भी था, पत्रकार भी था और शब्दों की आराधना करते थे, शब्दों की साधना करते थे। यही कारण था कि एक एक शब्द आग उगलता था और एक पूरी वैचारिक चेतना का नेतृत्व उस समय के पत्रकारों ने किया। यह बहुत बड़ी बात थी। उस समय संसाधन हमारे पास सीमित थे, कोई तकनीक हमारे पास नहीं थी आज की तरह से, हम क्षण भर में कहीं नहीं पहुंच पाते थे। पूरा लंबा प्रोसेस था अखबार को सुबह अपने पाठक तक पहुंचाने के लिए, और अखबार निकालने का दंड क्या मिलता था? चाहिए एक संपादक, वेतन, हर संपादकीय पे 2 गिलास ठंडा पानी, 1 सूखी रोटी और 10 वर्ष की जेल। उचित वक्ता ने साफ कहा कि संपादकों, इसकी चिंता मत करना कि अखबार निकलने के बाद आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। उन सारी यात्राओं को सहन करते हुए, तो वो पूरी परंपरा हमारे पास थी। और फिर एक ऐसा दौर, फिर उसके बाद रेडियो आता है, फिल्में आई पिछली शताब्दी में, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया, और अब ये सारे के सारे माध्यम, चाहे प्रिंट की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, चाहे हम और माध्यमों की बात करें, वो सारे माध्यम समा गए एक मोबाइल के अंदर। और हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, इस तकनीक के सहारे हम उन सारे माध्यमों के साथ जुड़ सकते हैं। जैसा मैडम ने अभी कहा कि अलग अलग फॉर्मेट हमारे सामने है। हमारे पास प्रिंट का फॉर्मेट है, ऑडियो का फॉर्मेट है, वीडियो का फॉर्मेट है। ये सारे फॉर्मेट हमको इसीलिए कहा गया है, बालेंदु शर्मा जिन्होंने डिजिटल मीडिया में काफी काम किया है, बल्कि 2007 में जब अमेरिका में हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसमें बालेंदु जी हमारे साथ थे। संयोग से वो हमारे विद्यार्थी भी रहे, हमारे विश्वविद्यालय से उन्होंने पत्राचार के माध्यम से पत्रकारिता का कोर्स किया। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि जो ये नया मीडिया आ गया है, ये मॉड्यूलर है, मतलब हर फॉर्मेट की अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। चाहे आप ऑडियो फॉर्मेट में हैं, वीडियो फॉर्मेट में हैं, म्यूजिक की फाइल है, कोई वेबसाइट है, या जो भी जिस तरह की है, वो सारी एक फॉर्मेट के अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं वो एक साथ उससे जुड़े हुए हैं। तो मॉड्यूलर फॉर्म है। एक न्यू मीडिया से मुझे और याद आया कि हम अब न्यू मीडिया जो एक्सप्रेशन है, इस न्यू मीडिया एक्सप्रेशन की क्यों बात करते हैं? क्योंकि न्यू मीडिया मेरे लिए हो सकता है, लेकिन जो नई पीढ़ी इसी न्यू मीडिया में जन्म ले रही है, वो 2 साल का बच्चा उस मोबाइल को जो जितना लालायित होता है, वो नव दंपति इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए तो नया मीडिया नहीं है, उसके लिए तो वो उसी चूंकि मीडिया में है, तो जैसे और मीडिया है उसी तरह से। इसलिए मैं मनोज जी को बधाई देना चाहूंगा। अक्सर मैं जिस शब्द का प्रयोग करता हूं वो डिजिटल मीडिया के रूप में है। तो हमारी वो यात्रा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से होती हुई डिजिटल मीडिया के दौर में आती है। तो इस डिजिटल मीडिया ने हमारे, बहुत पहले हमारे यहाँ कहा गया था वसुधैव कुटुंबकम, या मार्शल मैक्लुहान ने जिस ग्लोबल विलेज की बात की थी, इस ग्लोबल विलेज की अवधारणा को मुझे लगता है कि इस डिजिटल मीडिया ने सत्य, सार्थक और सटीक कर दिया है। तो जो विभिन्न प्रकार के ऐप्स हैं, इनके माध्यम से जर्नलिज्म बिल्कुल नई तरह की आ गई है। अब मल्टीटास्किंग एक जर्नलिस्ट के लिए आवश्यकता है कि वो मल्टीटास्कर हो। उसके लिए केवल खबर लिखना ही पर्याप्त नहीं है, उसे जो सारे दूसरे संचार माध्यम हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी समझना होगा। क्योंकि डिजिटल मीडिया में आपके लिए संभव है, आपके पास स्पेस का संकट नहीं है, आपके पास समय का संकट नहीं है। इधर घटना घटी और आपने तुरंत उसकी जो बेसिक जानकारियां हैं वो अपने उस माध्यम से दुनिया भर में आपने उसको एक तरह से प्रचारित कर दिया। तो छापे खानों से, प्रिंटिंग प्रेस से निकल करके पत्रकारिता मोबाइल में कैद हो गई है, कंप्यूटर में कैद हो गई है। जिस साइबर स्पेस की आप बात कर रहे हैं, उस साइबर स्पेस में पत्रकारिता ने एक नए स्वरूप और नए तेवर, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, वो ग्रहण कर लिए है। कितनी तरह के फॉर्मेट हमारे पास है सूचनाओं को देने और लेने के लिए। ब्लॉगिंग तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, मुश्किल से 15-20 साल है। ब्लॉग, चिट्ठा, ब्लॉग लिखने, कितने ब्लॉगर अब हमारे पास आ गए हैं। कितनी तरह से, कोई ट्रैवल ब्लॉग लिख रहा है, कोई पॉलिटिकल क्षेत्र में लिख रहा है, कोई कल्चरल फील्ड में लिख रहा है, कितने तरह के। देखिए, इस सारे माध्यमों में चलेगा वही जिसके पास क्रिएटिविटी होगी, रचनाधर्मिता होगी, जिसके पास मौलिकता होगी। और हम तो बहुत पहले से कहते रहे हैं कि जब संचार माध्यमों में रचनात्मक प्रतिभा के लोग जुड़ेंगे, तब शायद किसी परिवर्तन की आहट को हम महसूस कर पाएंगे।
और इस डिजिटल मीडिया में आज सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि खबरों की परिभाषाएं बदल गई हैं। आज खबर जिस ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखी जाती थी उस ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं लिखी जा रही है। अखबार के अपने हमारी सारी पत्रकारिता की पुरानी पुस्तकें अप्रासंगिक हो गई, उन्हें नए सिरे से लिखना पड़ेगा, नई तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो माध्यम है उसमें एक दूसरे के गुणों को संभाल, पहले हम एक से अनेक पहुंचते थे, अब एक से अनेक, अनेक से अनेक, अनेक से एक, कितने सारे माध्यमों से हम चीजों को पहुंचा रहे हैं। तो खबरों की परिभाषाएं बदल गई। कभी कभी ये भी एक बड़ी चुनौती है कि पहले जैसी बात की गई कि विश्वसनीयता है, अब विश्वसनीयता के सामने चुनौती लगी है, और हम उन सूचनाओं के दौर में एक सीमा तक भ्रामक सूचनाओं के दौर में आ गए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, ये इस तकनीक की अपनी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और आपको पता है इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। आज मेन स्ट्रीम का मीडिया भी इसकी जानकारी दे रहा है, और इसके साथ साथ जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं, गूगल ने बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं, और हमारे जर्नलिज्म के, क्योंकि इसमें मैं देख रहा था चैट बॉक्स में आपके बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो जर्नलिज्म के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं, वो जो मैंने उनके रिजोल्यूशन देखे जो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस लैपटॉप के ऊपर, उससे ये एहसास हो रहा है कि इस ग्रुप में बहुत सारे विषयों के हमारे शिक्षक हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि अब गूगल ने इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे मीडिया के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, इवन वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी वो प्रशिक्षण लिया है गूगल का, और उसके बाद वो जगह जगह कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, वो स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं और उसके माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरह से भ्रामक सूचनाओं से आप बचेंगे। पत्र सूचना कार्यालय जो भारत सरकार की एक यूनिट है, उसने भी अपनी वेबसाइट पर इस तरह की फेक न्यूज या जो डिसइंफॉर्मेशन की आप बात करते हैं उसकी जांच करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की है। तो हमें इसके लिए एक नया शब्द जो आज आ गया है वो है मीडिया लिटरेसी। हमें उस मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना है। शायद यही सोच करके एनसीईआरटी जैसी जो संस्थान है उन्होंने स्कूल लेवल के ऊपर भी मीडिया पाठ्यक्रमों को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो मैसेजेस आ रहे हैं हम उनको सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकें। अभी मैडम मौर्य ने बात की थी आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन होंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन का एक रोमांच या खतरा कुछ भी कह लें जो कभी कभी मैं महसूस करता हूं, और कुछ मंचों पर मैंने ये बात भी कही है, अभी हम 4G के दौर में, हम 5G और 6G के दौर में पहुंचेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। ये चुनौती आएगी ही आएगी, इस चुनौती का हमको सामना करना पड़ेगा। मेरी पीढ़ी के लोग इस बात की प्रतीक्षा कर सकते हैं कि ये मेरे जीवन काल में होगा कि नहीं होगा। शायद कभी कभी बैठे बैठे मन में ये पीड़ा होती है, काश 20 साल बाद आते तो हम बहुत कुछ देखते जो शायद नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर संतोष होता है, नहीं, 20 साल पहले जो कुछ हमने देखा वो शायद नई पीढ़ी महसूस नहीं कर पाई, जब घंटों टेलीग्राम की लाइन में लगे रहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आज का अखबार भी उस टेलीग्राम की तरह से इररिलेवेंट हो जाए, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि बात होने लग गई है, प्रिंट मीडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, ये सवाल उठने लग गया है। तो जो जिस बात की ओर मैं संकेत कर रहा था, जो खतरा मुझे कभी लगता है कि जैसे जैसे तकनीक का विस्तार होगा, और व्यक्ति का सोच का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, कहां हम जब इस मोबाइल का उपयोग करते हैं एक क्षण के लिए कोई परेशानी आती है, मालूम पड़ता है कल जो नई कंपनी आई है उसने उन सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। इसलिए मित्रों, मुझे एक डर और आशंका इस बात की है कि कल कोई ऐसा मोबाइल का आविष्कार हो जाए और ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि जब मैं भाई मनोज जी के ऑफिस में एंट्री करूं और मनोज जी मोबाइल से मेरा फोटो खींचे और मैं क्या सोच रहा हूं वो उस मोबाइल के माध्यम से ट्रांसलेट कर लें। मित्रों, वो दुनिया कैसी होगी, उस दुनिया में कैसे हम गुत्थम गुत्था होंगे, कैसे एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके रिएक्ट करेंगे। तो अब हम शायद कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाला दौर हमारे सामने किस तरह की जर्नलिज्म को लेकर के आने वाला है, क्योंकि आप न्यूनतम शब्दों में अधिकतम खबरें दे रहे हो। कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तेजी के साथ हो रहा है, कितनी तरह के सर्च इंजन हमारे पास आने लग गए हैं, एक क्लिप पर हजारों पृष्ठ आपके सामने खुल जाते हैं, न जाने कितनी पुस्तकें, कितनी रिपोर्ट्स, कितनी खबरें। मैं जब अपने सेवा काल में लगभग 10-11 अखबार रोज मंगाता था और उसमें से क्लिपिंग करता था, मेरे पास 70-80 फाइल्स बनी हुई हैं जिनको मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया।
जैसे मान लीजिए मीडिया एंड डेवलपमेंट, उस फाइल में वो सारी क्लिपिंग्स डाल दी, RTI वो सारी फाइल की क्लिपिंग डाल दी, फ्रीडम ऑफ प्रेस वो क्लिपिंग डाल दी। अब मुझे लगने लगा है कि मैं क्यों सारा कलेक्शन कर रहा हूँ, एक क्लिक के ऊपर वो सारी की सारी जानकारी मेरे पास है। तो वो जो मेरे पास 10-20 हजार क्लिप्स थी, धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि वो सारी की सारी इररिलेवेंट होती जा रही है। तो तकनीकी दृष्टि से हम इतने अधिक सक्षम हो गए हैं कि हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो डिफरेंट माध्यम से, अभी बात म्यूजिक की चल रही थी, अभी कुछ देर पहले किसी एक ग्रुप में किसी एक व्यक्ति ने कुछ फिल्मी गानों के लिंक भेजे, और जब मैंने उसकी पहली लाइन पढ़ी तो एक अलग तरह का रोमांच। 19,000 फिल्मी गीत उस लिंक में, उसमें 5-7 लिंक दे रखे हैं, लता मंगेशकर के 3,500 गीत, किशोर कुमार के इतने गीत। तो साहब हम पता नहीं कौन सी उस दुनिया में आ गए हैं जहां हमारे घर में, और घर में भी एक कमरे में पूरी दुनिया सिमट गई है। तो ये आपके पास सारी फिल्में घर बैठे मौजूद है। फिल्म देखने जाना महोत्सव होता था, क्योंकि सारे मीडिया के फॉर्मेट्स हैं आपके। जब हम फिल्म देखने जाते थे आज से 10 साल 15 साल पहले, बाकायदा तैयार होकर के, और वहां जिस तरह के उसके माहौल को एंजॉय करते थे, परिवार के साथ जाते थे, वो हमारे लिए एक अपने आप में एक फेस्टिवल होता था। इंटरवल में चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, आसपास की हलचल को देख रहे हैं, उस फिल्म पे जो डायलॉग आ रहा है, गाने आ रहे हैं, पब्लिक का क्या रिएक्शन है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सब हम अपने कमरे में बैठ करके उन चीजों को अपने अंदर ही आनंद कहीं लेते रहते हैं। तो ये जो सारी स्थिति है, मुझे लग रहा है कि इस ऑनलाइन के प्रति बढ़ते आकर्षण ने जर्नलिज्म के हमारे इस पूरे दौर को बदल दिया है। प्रभात साक्षी और वेब दुनिया के साथ 2000 में हमने एक सेमिनार की थी, और जब हमारी सेमिनार की खबर तुरंत हमने देखी वहां, उस समय का रोमांच हमारे साथ था। फिर 2007 में सलमा जदी हमारे डिपार्टमेंट में आई, दुर्भाग्य से अब वो दुनिया छोड़ चुकी है। BBC की हिंदी का जो सेक्शन था उसके एडिटर थी, उन्होंने एक वर्कशॉप की विद्यार्थियों के साथ, उसका भी रोमांच था। आज तो यहाँ फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं पूरा का पूरा, अखबार में पता नहीं कब पढ़ेंगे आपकी इन सारी खबरों को, लेकिन फेसबुक लाइव पर दुनिया के जिस हिस्से में इस तकनीक के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं। पारंपरिक संपादन की अवधारणाओं को चुनौती दे दी, क्योंकि जब विद्यार्थियों से बात करें उन्हें अब संपादक का नहीं पता है। प्रिंट मीडिया, इसीलिए आप देखते हैं एडिट पेज पर संपादकीय की स्थिति क्या हो गई है। कई अखबारों में संपादकीय प्रकाशित होना बंद हो गए हैं, और हो भी गए हैं तो एक संपादकीय मिलेगा मुश्किल से आपको, और ऊपर लिखेंगे वो संपादकीय। नई भाषा का संस्कार, आज से 10 साल पहले हमें इन वेबसाइट और सर्च इंजन पर अधिकांश सामग्री अंग्रेजी की मिलती थी, लेकिन आज हिंदी का बहुत, हालांकि हिंदी की अभी बहुत और अधिक आवश्यकता है, लेकिन फिर भी काफी बहुतायत में हिंदी की सामग्री भी मिल रही है। और एक और चमत्कार है, देखिए एक दौर था जब हमारे डिपार्टमेंट, हमें एक PA की आवश्यकता पड़ती थी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। आजकल मुझे मान लीजिए टाइपिंग नहीं आती, हम नहीं सीख पाए क्योंकि नौकरी करते थे, 2-2-3-3 डिपार्टमेंट का चार्ज था हमारे पास, हमारे टाइपिस्ट हुआ करते थे, तो नौबत नहीं आई। आज मेरे पास ये मोबाइल है और उसमें बोल करके टाइप करने की सुविधा है, चाहे मैं हिंदी में बोलूं चाहे मैं अंग्रेजी में बोलूं, 5 मिनट में मैं पूरा मेरा लेटर, 15-20-25 मिनट मेरा आर्टिकल जो है वो उस पर टाइप हो जाता है। तो इस तकनीक ने आपको कोई खबरें भी देनी है तो उन खबरों के माध्यम से आप तुरंत बोल करके भी टाइप करेंगे, इमीडिएटली जो मैसेज है वो आपका चला जाएगा। तो न्यू मीडिया का या डिजिटल जर्नलिज्म का जो क्षेत्र है इतना व्यापक और विस्तृत और व्यापक हो गया है कि वो नए नए स्वरूप में, नए नए माध्यमों के रूप में, नई अभिव्यक्तियों के रूप में, नए सृजनात्मकता के रूप में हमारे सामने प्रकट होता चला जा रहा है, और निरंतर उसमें बदलाव हो रहा है, निरंतर उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। और यही कारण है कि सरकार को गाइडलाइंस लानी पड़ी। सरकार ने 3 तरह के मीडिया जो हैं उस तरह से बना दिए कि आपके सोशल मीडिया पर या जो OTT प्लेटफॉर्म है, मनोरंजन के जाने कितने साधन आपके पास आ गए हैं। आप उस वेबसाइट पर सभी तरह की चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, खबरें भी देख रहे हैं, फिल्म रिव्यू भी देख रहे हैं, गाना भी देख रहे हैं, फिल्म का ट्रेलर भी देख रहे हैं, क्या चीज नहीं है। तो इतना शक्तिशाली तंत्र आपने विकसित कर लिया है, लेकिन इन सब के बीच में मुझे लगता है कि लगातार हमारे मस्तिष्क पर सूचनाओं का आक्रमण हो रहा है। मुझे ये महसूस होता है कि हमारे मस्तिष्क सूचनाओं के संग्रहालय हो गए हैं, उसमें हम शायद सूचित कम हो रहे हैं और गलत सूचनाओं के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। एक और चुनौती इसके सामने है, मैं कहीं एक डेटा देख रहा था, शायद दिलीप मंडल का एक डेटा था, उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो हमारे बड़े बड़े मल्टी मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, राइट फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया टू हिंदू, उन्होंने करीब 20 इस तरह के न्यूज़पेपर एंड TV चैनल्स लिए, और उसमें उन्होंने ये बताया
कि टाइम्स ऑफ इंडिया के फेसबुक यूजर्स जो हैं वो लगभग 11 मिलियन है और हिंदू के 6 मिलियन है। तो 6 मिलियन से 11 मिलियन के बीच में ये एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, भास्कर, अमर उजाला, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे अखबार और इंडिया टुडे का जो चैनल है ये सब समाहित हो गए। तो इसी तरह से ट्विटर पे ये 9 मिलियन से 13 मिलियन। तो अभी भी जो कभी कभी मुझे महसूस होता है कि इस नई तकनीक ने सूचनाओं का सही अर्थों में लोकतांत्रिकरण किया है, आम आदमी को एक मंच दिया है जहां वो अपनी बात कह सकने के लिए सक्षम है। अब उसे किसी तरह, एक दौर था जब हम अखबार के ऑफिस जाते थे तो चौकीदार हमको बाहर रोक लेता जब हम पढ़ते थे, और छात्र राजनीति में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थे, जब खबरें देने जाते थे, कहाँ जा रहे हो, प्रेस नोट यही रख दो, ये कर दो। अब वो सारी चुनौती को हमने खत्म कर दिया। हमारे पास अपने मंच हैं और यदि हमारी आवाज में ताकत है, जब फिलीपींस की 18-20 साल की एक नवयुवती अपनी एक पोस्ट पर 25-30 साल की तानाशाही को ध्वस्त कर सकती है, तो मित्रों हमारे पास तो एक इतनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में आ गई है जिसमें हम कुछ न कुछ चमत्कार कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने वो जो गाइडलाइंस जारी की है और उनके माध्यम से कोशिश की है कि प्रेस काउंसिल और केबल टेलीविजन के जो अधिनियम है उनमें जो प्रावधान निर्धारित किए गए हैं उन प्रावधानों के अनुरूप इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को आना पड़ेगा। इनको अपने यहाँ पर एक शिकायत जिस अधिकारी से की जा सके उसको बनाना होगा, क्योंकि अभी कोई रजिस्ट्रेशन की हमारे पास इस तरह का बाध्यता नहीं है। यूट्यूब चैनल्स, इसके ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, हम अपनी बात को कह सकते हैं। और बहुत सारे मित्रों ने इस कोरोना काल में, कितने मित्रों ने इस यूट्यूब के माध्यम से ये संदेश या जनबल को सूचना देने के लिए, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए काम किया है। तो बाकायदा सरकार ने भी इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि आपको सारी जानकारी देनी होगी। जो भी आप वेबसाइट स्थापित करते हैं उसके एडिटोरियल के बारे में, उनके एड्रेसेस के बारे में, कंपनी है तो उसका जो भी कंपनीज के और लोग हैं उनके बारे में शिकायत व्यवस्था होगी। महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट है 24 घंटे में हटाना पड़ेगा। किसी यूजर का आपने कोई कंटेंट हटाया है तो सकारण बताना पड़ेगा कि आपने क्यों हटाया है। ये सारी तैयारी जो एक तरह से है सरकार ने इस तरह से की है। इसको लेकर भी डिबेट हो रही है। कई लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, जो वर्तमान कानून है वही सक्षम थे इन चीजों को निपटने के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि नए विकल्प, नई चुनौतियों को लेकर के आते हैं, तो इसको लेकर के जो हमारी व्यवस्था है वो भी अपने ढंग से इनको नियंत्रित करने की, संचालित करने की कोशिश करती है ताकि आम आदमी के हितों को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर सके। मुझे लगता है कि जो मुझे समय लगभग दिया गया था 25 मिनट का, वो मेरा पूरा हो गया है। तो समय के अतिक्रमण के से बचते हुए मैं अपनी बात में यही विराम दूंगा। यदि प्रश्नोत्तर का कोई समय का प्रावधान इसमें होगा तो कोई और पक्ष, जैसा निर्मला जी ने कहा था कि ऐसा विषय है जिस पर आप घंटों बात कर सकते हैं, है ना, किस तरह से नए शब्द हिंदी पत्रकारिता को मिले, वो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा हो सकती थी। लेकिन अपने निश्चित समय में मैंने कुछ मुद्दे आपके सामने शेयर करने की कोशिश की। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अति उत्तम, अति उत्तम। धन्यवाद, धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर, आपके जिस उद्बोधन की हम लोग आपसे उम्मीद किए थे उस तरीके का आपने उद्बोधन दिया और हम सभी के ज्ञान चक्षुओं को और भी जो है खुला। और हम सभी निश्चित है कि आपसे, जैसा आपने कहा ना कि हम बोलते रहे तो इसमें बहुत सारे विषय हैं और समय कम पड़ेगा। निश्चित है सर, हम लोग आपको और भी सुनना चाहेंगे विस्तार से, जिसमें आपका 1-2-3 घंटे का पूरा एक लेक्चर चले और जिसमें हम लोग केवल यही मंथन कर ले कि डिजिटल मीडिया के दौर में हम लोग किस तरीके से अपने को सर्वाइव करेंगे, सोशल मीडिया के दौर में किस तरीके से हम अपने को आपको सर्वाइव करेंगे। इसी बीच में हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के.जी. सुरेश साहब हैं। सर के लिए हम उनको ये कहते हुए बुलाना चाहेंगे अपने इस आज के कार्यशाला में कि सर आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन उपलब्धियों में मीडिया का बहुत कुछ योगदान आपके मीडिया को बनाने में रहा है। और हम चाहते हैं कि आज के दौर में किस तरीके से डिजिटल मीडिया, हम सब जो आज कुछ लोग जो बिना मीडिया के क्षेत्र के भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी शोधार्थी हैं, वो कैसे लाभान्वित होंगे सर।
हम उस पे आपके उद्बोधन को चाहेंगे, जिससे कि हम सभी इस नए आयाम को समझ सकें और जान सकें। प्रोफेसर केजी सुरेश सर, प्रोफेसर आ गए, जी। चलिए आ गए, ठीक। बोलिए। प्रोफेसर केजी सुरेश सर को जुड़ने से पहले बोलो। आपने जैसा कि बताया कि आपका परिचय ही इतना विराट है जिसको शब्दों में व्यक्त करने के लिए बहुत घंटे चाहिए। तो ये हम अपने आप को गर्व का महसूस करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में, ठीक है आप आभासी पटल पे हैं सर, नहीं तो हमारे महंत अवैधनाथ सभागार में आप होते, सादर आमंत्रित होते, और माननीय कुलपति महोदय आपको सादर आमंत्रित करेंगे, वो आपको आना है। और आपके उद्बोधन के पूर्व मैं चंद पंक्तियों से आपका सम्मान पूर्वक उद्बोधन चाहता हूं कि सब उसी के हैं हवा खुशबू जमीनों आसमां, सब उसी के हैं हवा खुशबू जमीनों आसमां, मैं जहां भी जाऊंगा सबको पता हो जाएगा, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो श्रद्धा के साथ आदर सहित मैं प्रोफेसर केजी सुरेश सर को सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए। धन्यवाद। आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलगुरु प्रोफेसर निर्मला मौर्य जी, विख्यात मीडिया शिक्षक प्रोफेसर संजीव भानावत जी, IQAC के समन्वयक प्रोफेसर मानस पांडे जी, हमारे युवा मित्र डॉक्टर मनोज मिश्र जी, डॉक्टर राठौर साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश भर में मुझे बताया गया कि 21 प्रदेशों से इस कार्यक्रम में 750 के करीब लोग जुड़े हैं। जी। ऐसा भव्य कार्यक्रम FDP तो कम से कम मैंने संबोधित नहीं किया। आज सुबह मेरे विश्वविद्यालय में भी सिनेमैटिक कम्युनिकेशन को लेकर हमने एक शुरू किया AICT का, उसमें 200 के करीब थे, लेकिन 750 तो वो भी जौनपुर पहुंचे तो आनंद आ गया। हाँ, आप सब बधाई के पात्र हैं। नमस्कार। प्रत्यक्ष में जौनपुर आने की बहुत दिनों से इच्छा है और जल्दी ही इस कोरोना से हम सब मुक्ति पालें और शीघ्र ही आपके विश्वविद्यालय में आके आप लोगों के साथ बैठकर एक कप चाय पी पाऊंगा, ये मुझे उम्मीद है। स्वागत। एक बचपन से हम सुनते आए हैं भगीरथ प्रयत्न के बारे में। जब आप प्रोफेसर संजीव भानावत को पहले बुलवा लेते हैं तो उसके बाद जो व्याख्यान होता है उस व्यक्ति का वही हालत होती है कि उनका इतना विस्तृत व्याख्यान, उसके पश्चात कुछ बोलना डिजिटल मीडिया या मीडिया के विषय में बहुत कठिन होता है। लेकिन हमारी बहुत पुरानी मित्रता है, बहुत सालों से साथ में काम करते हैं। जब मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान को एक विश्वविद्यालय का दर्जा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डी नोवो कैटेगरी में दिलाने का जब प्रयास किया और वो हमको UGC से उसकी सहमति पत्र भी मिला, लेटर ऑफ इंटेंट भी मिला, नियत पत्र, तो उसमें बड़ी अहम भूमिका भानावत जी की थी क्योंकि हमने उनको अपने सदस्य मनोनीत किया था। और आज भी लगातार हम लोग संपर्क में ही नहीं, बहुत सारे यूनिसेफ से लेकर कई कार्यक्रमों में उनके साथ जुड़ने का अवसर मिला है। तो उनके बाद बोलना तो कठिन है, प्रयास करता हूं कुछ मैं पत्रकारिता तक सीमित नहीं रखूंगा क्योंकि समय की कमी है, क्योंकि आपने कहा है डिजिटल दौर में मीडिया का बहुआयामी स्वरूप। देखिए, अक्सर हम जो पत्रकारिता विभाग, जनसंचार विभाग में बात तो जनसंचार की होती है, लेकिन हमारा जो फोकस होता है, ध्यान होता है, वो पूरा पत्रकारिता की तरफ होता है। क्योंकि ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं
या तो पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से आते हैं या हम जो है पत्रकारिता के छात्र रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं। लेकिन जनसंचार या मीडिया पत्रकारिता से भी बहुत बढ़कर है। पत्रकारिता उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन मीडिया अपने आप में एक बड़ा विश्व है। वो उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है डिजिटल युग में, क्योंकि आज जैसे कि यहां बताया गया, हम ऑनलाइन माध्यमों से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। आज 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक आज ऑनलाइन मीडियम से जुड़ा हुआ है, माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते मीडिया एक्सपोजर जिसे कहते हैं वो इतना बढ़ गया है कि हम कल तक मना करते थे बच्चों को, इवन कॉलेज में, महाविद्यालयों में हम मना करते थे कि आप अपना मोबाइल फोन नहीं लाएंगे। आज हम उन्हीं बच्चों से कह रहे हैं मोबाइल फोन से सीखो। कितना परिवर्तन 1 साल के अंदर, क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है, यह अपने आप में देखने की बात है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, उस पर हम आएंगे। कोरोना को, क्योंकि इसमें पत्रकारिता के छात्र और संकाय भी जुड़े हुए हैं, कई लोग थोड़ा से मायूस हैं कोरोना के बाद पत्रकारिता का क्या हाल होगा, बदहाल है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चिंता मत करिए। अभी के जो आंकड़े अर्नस्ट एंड यंग, E&Y जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स से जो जुड़े हुए लोग सब उससे जानते हैं, और E&Y और फिकी ने मिलकर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिलकर इन्होंने जो आंकड़े निकाले हैं कि 24% की गिरावट आई थी मीडिया सेक्टर में। और उनका अभी कहना है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, जिसको एक साथ देखा जाता है, उसमें 25% का उछाल आने वाला है। यानी कि मायूसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ आंकड़े, वैसे तो ये सब आंकड़े सार्वजनिक हैं, मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव आंकड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं जरूर चाहता हूं कि आपका ध्यान आकर्षित करूं। डेंसू का एक डिजिटल रिपोर्ट है, डेंसू डिजिटल, बड़ा ही सम्मानजनक रिपोर्ट माना जाता है। इनका यह कहना है कि 2022 तक जो ग्रोथ है वो 70,343 करोड़, ये डिजिटल ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं। सिर्फ इसी वर्ष में 2021 अंत तक ये आंकड़ा 62,577 करोड़ पे है, यानी कि 10.8% की बढ़ोतरी। अब सुनिए, अब इसमें सिर्फ डिजिटल स्पेस में हम लोग देख रहे हैं मार्केट शेयर 15.3, ये हम देख रहे हैं डिजिटल में, यानी कि 28% जो विज्ञापन 28% विज्ञापन हम देख रहे हैं कि डिजिटल की तरफ जा रहा है। प्रिंट में 25%, और टेलीविजन, जाहिर है कि आज भी टेलीविजन में ही सबसे ज्यादा विज्ञापन होता है, और इसका मार्केट शेयर लगभग 41% होगा। यानी कि प्रिंट अब धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अस्त हो रहा है। भारत उन चंद मुल्कों में है जहां आज भी प्रिंट का जो बढ़ोतरी है वो आज भी दिखाई दे रही है। उसका कारण अलग है कि प्रिंट आज डिजिटल मोड में भी चला गया है। आज जिला स्तर पर संस्करण शुरू कर चुके हैं और एक सामुदायिक समाचार पत्र का रूप ले लिया है प्रिंट ने। प्रिंट आज जन सरोकार के मुद्दों को ज्यादा उजागर कर रही है, और खासकर ये बढ़ोतरी आपको भाषाई पत्रकारिता में दिखाई देगी। अंग्रेजी पत्रकारिता में बढ़त नहीं हो रही है कोई खास, बहुत कम, न्यूनतम, लेकिन हिंदी और अन्य भाषाओं में हम देख रहे हैं कि बढ़त दिखाई दे रही है। यानी कि आज भी
25% विज्ञापन आज भी जो है अखबारों को मिल रहा है, लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजिंग यानी कि डिजिटल विज्ञापन 23,673 करोड़ का बजट है डिजिटल का। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बजट, यानी कि 28% ये पूरे आपके एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का आपको इधर आ रहा है। एक आध और आंकड़े देकर मैं अपने विषय पर आऊंगा, क्योंकि ये आंकड़े बहुत जरूरी है पृष्ठभूमि में रखना, इसको समझना बहुत जरूरी है। आदरणीय कुलपति महोदया ने रेडियो का जिक्र किया। रेडियो में 23%, हम लोग सोच रहे होंगे रेडियो खत्म हो गया, लेकिन रेडियो आज शाम के समय फुर्सत में, शनिवार रविवार को छुट्टी के दिनों में रेडियो सुनते हैं लोग, यानी कि 23% है इसका जो हम लोग इसका ग्रोथ देख रहे हैं। अब एक मोबाइल एडवर्टाइजिंग, मोबाइल में जो विज्ञापन है, अब इसका देखिए आप, इस वक्त हम देख रहे हैं मोबाइल में, खासकर अगर हम मैक्सिमम लोग जो है गेमिंग की तरफ जा रहे हैं। अब गेमिंग, कई प्रकार के गेम हमारे युवा पीढ़ी खेलते हैं मोबाइल में, और उसमें युवा पीढ़ी स्ट्रेटेजी और एडवेंचर का गेमिंग करते हैं, और उसमें स्पोर्ट्स होते हैं, शूटर गेम्स होते हैं। इन सब गेमिंग का आप जानते हैं क्या आंकड़े हैं? इसका सिर्फ मोबाइल एडवर्टाइजिंग का जो उद्योग है 9,000 करोड़ का है। भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, विश्व की बात नहीं कर रहा हूं। 9,000 करोड़ का है, और ये आने वाले दिनों में, यानी कि ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 में अनुमानित है कि ये 1,43 करोड़ रुपए को छुएगा। सिर्फ गेमिंग की मैं बात कर रहा हूं। अब हम समझें कि क्योंकि आपका विषय डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हम कितने उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। कुछ वर्ष पहले फिक्की KPMG का एक अध्ययन आया था, जिसमें यह बताया गया था कि 16,000 नौकरियां हर साल एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं, लेकिन उसके लिए स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं है, मानव संसाधन की कमी है। इसलिए जब मैं महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान में, तब हमने 20 एकड़ जमीन मुंबई में खरीद लिया था। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। बाद में मेरे वहां से जाने के बाद यह तय किया गया कि वो मंत्रालय का कोई और विभाग देखेगा, भारतीय जनसंचार संस्थान से वो जो काम दिया गया था वो हटा दिया गया था। लेकिन तब से लेकर उस पर काम चल रहा है कि आज ये 16,000 नौकरियां जो स्किल गैप है, इसको पूरा करने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर आज भारत में जिस तरह के फिल्में बन रहे हैं, आप बाहुबली जैसे फिल्में आप देख रहे हैं, ये पूरा एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, स्पेशल इफेक्ट्स है, SFX है, VFX है। इसका प्रयोग करके आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े, हम पूरे दुनिया को हम आउटसोर्स कर रहे हैं चीजें, लेकिन भारत में उसके बहुत गुंजाइश है। हमने रावण और इत्यादि फिल्में भी देखा हमने, लेकिन और भी आज कॉमिक्स को लेकर आज के युवा पीढ़ी बहुत बड़े, मैं खुद देखता हूं अपने परिवारों में कि आज सबसे ज्यादा जापानी जो एनिमे सीरीज हैं उसको देखा जाता है। छोटे बच्चों से लेकर एडोलेसेंट और टीनेजर्स सब यही सीरियल्स देखते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं भोपाल गया, और यह बड़े जैसे कोइंसिडेंस की बात है कि आपके यहाँ कुलपति महोदया ने अगस्त में दायित्व भार संभाला और मैंने जो है सितंबर में भोपाल में। तो भोपाल में मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने देखा कि अपने जहां मेरा रिहाइश है उसके बगल में एक रेस्तरां है जिसका नाम है काकाशी, और ये काकाशी जो है एक कैरेक्टर है इस एनिमे में।
तो जापान के एक सीरीज में एक जो चरित्र है काकाशी, उसके नाम पर एक रेस्तरां उसी थीम में जापानी में लिखा हुआ, और जापानी जो भोजन है वो वहां सर्व किया जाता है, और एक भी जापानी शायद भोपाल में नहीं है, ये खाने वाले सब भारतीय युवा हैं। यानी कि ये आकर्षण देखिए, क्या हम इन मार्केट्स में अपने कंटेंट को तैयार नहीं कर सकते हैं क्या? और अपने, चाहे वो परंपराएं हैं, हमारे जो इतना स्टोरी टेलिंग का जितना बड़ा एक हमारा पुराना इतिहास है, वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। पश्चिम में कई जगह वो नई बात है। हमारे यहाँ पंचतंत्र से लेकर आप जो है जातक कथाओं से लेकर आप महाभारत रामायण तो है ही है। तो आप तब से लेकर देखिए, एक परंपरा है, कथा वाचन का परंपरा है, और यही कथा वाचन कर कर आज जो है विदेशी कंपनियां कमाई कर रही हैं। तो हमारे छात्र क्यों नहीं उसमें कर सकते हैं, हमारे विद्यार्थी क्यों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ ये है कि हमें ये टेक्नोलॉजीज को अपने विश्वविद्यालयों में अब सिखाना पड़ेगा। अगर हम सीमित रह जाते हैं कि अखबारों के लिए कैसे लिखना है, क्योंकि वहां गुंजाइश कम होती जा रही है। मीडिया को हमको मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। समाचार भी है, आप देखिए 900 चैनल के करीब है इस देश में, उसमें सिर्फ 300 के करीब चैनल समाचार चैनल है, बाकी 600 चैनल मनोरंजन के चैनल्स हैं, धार्मिक चैनल्स हैं। अब ये 900 चैनल में इसमें कंटेंट कौन तैयार करेगा? हम ही ना तैयार करेंगे उसके लिए लोग। तो हमें उसके लिए लोग तैयार करने होंगे, इसका मैन पावर हमको तैयार करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया, अब न्यूज सेक्टर में ही देखिए, मोबाइल जर्नलिज्म, मोजो, विशेषकर इस पूरे कोरोना काल में हमें याद है, क्योंकि मैं खुद टीवी पत्रकार रह चुका हूं, इतने भारी भारी कैमरा उठा के चलते थे, आज भी पीठ में दर्द होता है तो वो दिन याद आते हैं। भारी भारी ट्राइपॉड लेके चलते थे, लेकिन आज अच्छे अच्छे चैनलों में एक बढ़िया क्वालिटी का स्मार्टफोन पकड़ा दिया जाता है और कहते हैं कि जाओ भाई रिपोर्टिंग करो, रिकॉर्डिंग करो, ट्रांसमिट करो। कहीं हमें भाग के एयरपोर्ट में कैसेट पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये फ्लाइट कहीं छूट जाए तो कैसेट नहीं निकलेगी और फिर हवाई अड्डे से कोई और उसको पिकअप करेगा कैसेट को, और फिर जाके वो जमाना भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज आप इस मोबाइल फोन से आप उसको रिकॉर्ड करिए, अपना रिपोर्ट बनाइए, वहीं के वहीं संपादन करिए, और संपादन करके उसको ट्रांसमिट भी करिए और वहां से लाइव करिए। आज ना उसको आपको डीएसएनजी की जरूरत है, पहले एक लश्कर जाता था रिपोर्टिंग के लिए, वो भी वैन निकलते थे, डीएसएनजी चलते थे, लाइव व्यू पे भारी भारी पीछे जो है आप लटका के चलते थे। आज उसकी आवश्यकता नहीं है। आज तो 5 मंजिला जो स्टूडियोस होते थे वो सब सिमट के एक छोटे से मोबाइल फोन में आ गया है। पिक्चर क्वालिटी, फिल्म क्वालिटी के पिक्सेल्स आपके कैमरास जो है आजकल लगने लगे हैं, जिससे आप बढ़िया फिल्म शूट कर सकते हैं। इस क्वालिटी के आने लगे हैं। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गया। हमने भारतीय जनसंचार संस्थान में हमने उसको ड्रोन पत्रकारिता सिखाना शुरू कर दिया। अब कहेंगे कि अरे वो कौन सा क्रांतिकारी काम होगा? कोई क्रांतिकारी काम नहीं है। आपके बगल वाला स्टूडियो शादी में ड्रोन लगाता है, लोग नाच रहे हैं और वो एक चीज आके आसपास घूमता है, उड़न खटोला। अब ये जो ड्रोन है, आज इस कंटेनमेंट जोन के समय में, जब आपके यहां कंटेनमेंट जोन जहां आप जा नहीं सकते हैं, कोविड हॉटस्पॉट्स हैं, कई जगह भीड़ भड़क्का आपको दिखाई देता है, आप उधर ड्रोन्स के जरिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा और नियमों में बदलाव लाना पड़ेगा, खासकर जहां एयरफोर्स स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वहां कुछ सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं। लेकिन आप अगर वो ला देंगे, और मैंने देखा इसका उदाहरण, अभी जब पिछले वर्ष जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ था पुरी में, तब हमने देखा जगन्नाथ जी के, बालभद्र के और सुभद्रा जी के
जो रथ थे उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे ड्रोन घूम रहे थे। ये सारे चैनल वहां के थे क्योंकि सुप्रीम उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि आपको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करना है कोरोना के डर से, तो उन्होंने सबने ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ड्रोन इतने चल रहे थे और ड्रोन से इतना बढ़िया सुंदर शॉट्स हर दिशा से इतने करीब से, जो शायद आपका कैमरा या आपका जो है सारा जितनी भी व्यवस्था से आप लोग करते थे वो सब क्रेन से लगा के आप लोग शूटिंग करते थे, वो सब उसके सामने विफल हो गया। इतना बेहतरीन क्वालिटी का आप लोगों तक पहुंचा पाए। रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग में मदद कर रहा है आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हमें इन सब चीजों को जरूरत है समझने की, एनिमेशन को, विजुअल इफेक्ट्स को, गेमिंग को, कॉमिक्स को। आज पूरा भविष्य मीडिया का इन क्षेत्रों में जा रहा है। अगर हम मात्र प्रिंट तक सीमित रह गए, अपने विश्वविद्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक तक सीमित रह गए, तो हम एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत उज्जवल भविष्य के जो है हम कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमसे छूटा जा रहा है। और ये आवश्यक है कि हम अपने युवा पीढ़ी को इस आने वाले बहुत ही एक्साइटिंग समय के लिए टेक्नोलॉजी का इसको तैयार करें। आज कस्टमाइज्ड कंटेंट है मीडिया में। आज मुझे टीवी बुलेटिन पूरा देखना नहीं पड़ेगा आधे घंटे का, अगर मुझे कोई समाचार चाहिए तो, और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके लिए तो प्रमुखता कोई और विषय को पकड़ लिया, बस उसी में आधा घंटा वो समय बिता देगा। जो मेरे लिए उपयोगी समाचार है वो आएगा भी या नहीं ये मुझे मालूम नहीं। मैं आधा घंटा बैठे देखता रहूंगा, आज मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या मैं देखता रहूंगा? या एक अखबार है उसको मैं क्या शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ता रहूंगा कि मेरा जो उपयोगी समाचार है वो आया है या नहीं? नहीं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये संभव है कि जौनपुर का मूल निवासी जो आज जोहान्सबर्ग में है, जोबर्ग में है, दक्षिण अफ्रीका में, उसके मन में यह है कि भाई मेरे जौनपुर में क्या हो रहा है, तो उसको कोई और अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जौनपुर का जो स्थानीय पत्रकार है, युवा पत्रकार जिसने जौनपुर पर रिपोर्ट बनाई है, उसको वो देखेगा और उसका दिन बन जाएगा कि चलो जी मैंने अपने जिला में क्या हो रहा है, अपने शहर में क्या हो रहा है मैं समझ चुका हूं, मुझे उससे मतलब है मेरे गांव में क्या हो रहा है। पूरा दुनिया में क्या हो रहा है वो बाद में देखा जाएगा। इस वक्त मेरे माँ बाप वहां हैं, मेरे बुजुर्ग दादा दादी वहां हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सब सुरक्षित है, कोई घटना तो नहीं घटी है, लेकिन मैं जोहान्सबर्ग में बैठा हुआ हूं, जौनपुर में क्या हो रहा है मुझे सूचना नहीं है। कस्टमाइज्ड कंटेंट आज जौनपुर का छात्र दे सकता है उनको। मैं बताता हूं, मेरे एक मित्र हैं, वो पंजाब में, वो पूरे दिन बैठ के एक प्रोग्राम बनाते हैं आधे घंटे का, पूरे पंजाब से वो समाचार एकत्रित करते हैं। वो जब समाचार एकत्रित करते हैं और शाम को उसका विश्लेषण करके उसको यूट्यूब में डाल देते हैं। अब हमने कहा कि भाई दिन भर का जो समाचार हर चैनल में चल रहा है, ये शाम को तुम किसी को दिखाओगे तो कोई क्यों देखेगा? कहते मैं पंजाब के लोगों को थोड़ी दिखा रहा हूं, मैं तो कनाडा में जो है उनको दिखा रहा हूं, अमेरिका में जो है उनको दिखा रहा हूं। तो जो कनाडा और अमेरिका में हैं, जो पंजाबी बसे हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई ये साडे पिंड में हो क्या रहा है। उसके अंदर उत्सुकता है, अपने गांव में, अपने देहात में हो क्या रहा है वो जानने के लिए, वो कोई और नहीं दे रहा है। ये सूचना उसको मिल रहा है इस कस्टमाइज्ड कंटेंट से। तो इसलिए एक तरफ मैं मानता हूं कि एक मंदी का दौर है मीडिया में, लेकिन भविष्य क्या है? भविष्य है कि इसी छोटे जिलों से भी आज हम इस टेक्नोलॉजी के चलते, इस डिजिटल मीडिया के चलते आज हम एक अंतरराष्ट्रीय मंच को संबोधित कर सकते हैं। हमारे एक मित्र है जम्मू में, अंगलू साहब है, भानावत जी भी जानते हैं उन्हें। वो एक रेडियो स्टेशन चलाते हैं, इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम है रेडियो शारदा, और उसमें
कश्मीरी पंडित समुदाय का लोकगीत, लोक कलाएं, लोक संगीत, उनके उत्सव, पारंपरिक सारा वो उसको उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने उसको वो उस कार्यक्रमों में समाहित करते हैं। नतीजा पूरे विश्व के जो कश्मीरी पंडित समाज है वो उनको सुनते हैं। इंटरनेट रेडियो, तो ये डिजिटल युग में आज इंटरनेट रेडियो के माध्यम से आप पूरे एक वैश्विक स्तर पर आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब हम कहते हैं रेडियो अब कौन सुनता है, रेडियो के बहुत फायदे हैं, जिसका माननीय कुलगुरु ने यहां चर्चा की। रेडियो में मुझे सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है देखने के लिए। मैं चलते चलते अपने गाड़ी में अपना और काम करते हुए मैं उसको सुन सकता हूं। तो इसलिए आज भी खेतों में, समंदर में मछुआरे ये सब मौसम के बारे में जानते हैं तो वो रेडियो के माध्यम से जानते हैं। कार में जो रेडियो चलता है वो बहुत लोकप्रिय हो गया, एफएम रेडियो स्टेशंस। बीच में लॉकडाउन हुआ तो एक बड़े पैमाने पर जो शुरू हुआ वो है पॉडकास्ट। डिजिटल युग में ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट के आने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, एचटी मीडिया से लेकर टाइम्स इंटरनेट से लेकर जितने बड़े कंपनियां हैं मीडिया के, उन सब ने कई 100 करोड़ इसमें निवेश कर रखे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि भविष्य पॉडकास्ट में है। और सिर्फ ये बड़ी कंपनियां नहीं है, आज चाहे वो हमारे लोक कथाओं को लेकर हो, संगीत को लेकर हो, एडवेंचर को लेकर हो, स्पोर्ट्स को लेकर हो, आज बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट शुरू कर दिया है अपने व्यक्तिगत स्तर पर। हमारे एक मित्र हैं, वो सिर्फ शेर और शायरी पर उनका एक पॉडकास्ट है और उसको सुनने के लिए बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए। युवा पीढ़ी आज बड़े पैमाने पर आज पॉडकास्ट सुन रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि आज पॉडकास्ट में बहुत बड़ा निवेश डल रहा है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। यूट्यूब, मैं ऐसे पत्रकार मित्रों को जानता हूं जिन्होंने मुख्य धारा की पत्रकारिता, तथाकथित मुख्य धारा की पत्रकारिता, अब उसे मुख्य धारा कहना तो थोड़ा सा बेईमानी होगी, क्योंकि मैं घर बैठे बैठे अपने फेसबुक के माध्यम से 5000 लोगों से बात करता हूं। मैंने अगर एक स्तंभ लिख दिया तो पता नहीं 500 लोग भी उसको पढ़ेंगे या नहीं, लेकिन एक फेसबुक में मेरा रिपोर्ट है वो 5000 लोग पढ़ लेंगे। ट्विटर में मैंने कुछ लिख दिया तो हजारों लोग उसको पढ़ेंगे। आज यूट्यूब में लाखों के हिसाब से लोगों को फॉलोअर्स मिल रहे हैं, उनको यूट्यूब के बटन्स मिल रहे हैं, कोई सिल्वर बटन दिखा रहा है, कोई गोल्ड बटन दिखा रहा है, और गूगल एडसेंस का विज्ञापन तो आ ही रहा है, अन्य स्रोतों से भी विज्ञापन आता है। आज बिल्कुल स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र पत्रकारिता डिजिटल मीडिया का एक सबसे बड़ा, ये जो आपने जो बात कही है, मैं मानता हूं कि स्वर्णिम अगर कोई अवसर है तो वो स्वतंत्र पत्रकारिता का है। क्योंकि अक्सर हम कहने लगे हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, बाजारीकरण हुआ है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे नदारद हो गए हैं। जो सामाजिक विमर्श होना चाहिए वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब निजी हित, निजी स्वार्थ, निहित स्वार्थ कॉर्पोरेट हावी हो जाता है, संपादक, आज पता नहीं हम में से कितने लोग, एक जमाना था जब बड़े बड़े साहित्यकार संपादक हुआ करते थे। हमारे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी खुद एक संपादक, महान संपादक हुआ करते थे। आज लोग संपादकों के नाम नहीं जानते। भाई अखबार है, अखबार का संपादक कौन है ये पता नहीं, सोचना पड़ेगा जरा। अब स्थानीय संस्करण का तो पता है फिर भी, लेकिन मीडिया के छात्र बिल्कुल नहीं। अब हमारे समय में तो संपादकों के नाम से ही अखबार जाना जाता था, लेकिन आज नहीं, क्योंकि संपादक का जो संस्था है वो हाशिए पे आ गया है।
आज मार्केटिंग विभाग तय करता है कि समाचार कैसे और कितना जाना चाहिए, ये एक हकीकत है। तो ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता, ये बहुत लोग सुनना चाहते हैं पत्रकारों को, अलग अलग विषय को लेकर। कई पत्रकार आज पत्रकारिता हमारे एक, और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ समाचार को लेकर, विचार को लेकर ही चलेंगे। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने, युवा साथी हैं, उन्होंने मुख्यधारा की पत्रकारिता छोड़ दी और उन्होंने ये समझा कि देखिए, युवा पीढ़ी को जब वो करियर में जाते हैं तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। उनको प्रवेश जो परीक्षाएं देनी होती है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी होती है, टीचर्स का तैयारी होता है, आपका यूजीसी नेट होता है, अलग अलग संस्थाओं का जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उसको देना पड़ता है। तो उसका प्रशिक्षण, उसके जो विशेषज्ञ हैं उनसे साक्षात्कार, उसमें जो कैसे कैसे बहुमूल्य टिप्स, नुस्खे सफल होने के, ये सब उन्होंने अपना एक नॉलेज ट्रैक के नाम से उन्होंने शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में आज लोग जो है उनके साथ जुड़ गए और उसमें आज उनके पास अपना एक 4-5 लोगों का टीम भी है। मैं अपना रीवा परिसर में गया था कुछ दिन पहले, तो एक छोटे से फ्लैट में से रीवा में, और उसमें ज्यादातर हमारे परिसर के जो छात्र हैं वो लोग जुड़े हुए थे। तो एक चैनल चल रहा है जिसको कहते हैं कि विंध्या न्यूज। अब यूट्यूब चैनल विंध्य के उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो सब उसको जो है वो लोग देखते हैं। वहां उस स्थानीय, तो सामुदायिक पत्रकारिता, कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स, कम्युनिटी मीडिया, कम्युनिटी रेडियो, इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत सालों से चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इवन यूएस में। लेकिन आज डिजिटल के चलते आज हम देख रहे हैं कि आज बड़े तादाद में, आज हम भारत में भी आज क्षेत्रीय भी कहना उचित होगा, स्थानीय चैनल चल रहे हैं जिसको लोग देखते हैं बड़े रुचि के साथ। आज गांव देहात में पत्रकारिता हो रही है। हमारे एक मित्र हैं अपने उत्तर प्रदेश में ही, नीलेश मिश्र जी, गांव कनेक्शन चलाते हैं। अपना बुंदेलखंड में जो है वो खबर लहरिया स्थानीय महिलाएं चलाती हैं, वो रिपोर्ट करते हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर। तो क्या हुआ है कि डिजिटल ने माध्यमों का लोकतांत्रिकरण कर दिया है। इसमें कुछ सवाल जरूर है, वो भी चुनौतियां हैं। जैसे कुछ चुनौतियां हैं कि इन्फोडेमिक, या आप जिसको आज कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, क्या ये प्रशिक्षित है? क्या कई लोगों के पास पत्रकारिता का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है, पत्रकारिता का कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया है। तो फिर हम आप किस लिए बैठे हैं मनोज जी? हम जरूरी है कि पत्रकारिता के छात्रों को ही हम प्रशिक्षण देंगे? ये जो नवागत पत्रकार हैं, जो नए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, उनके लिए क्यों नहीं हम लोग प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं? हम इनके लिए भी प्रशिक्षण शुरू करेंगे, ताकि, क्योंकि पत्रकारिता मात्र मोबाइल चलाने आना या 4 शब्द लिखने आना नहीं है। पत्रकारिता में नैतिकता है, पत्रकारिता में मूल्य है। पत्रकारिता करना हो तो संविधान को समझना होगा, पत्रकारिता समझना है तो देश के कानून को समझना होगा, आरटीआई को समझना होगा, आरटीई को समझना होगा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को समझना होगा, सूचना के अधिकार को समझना होगा। पत्रकारिता में अधिकारी नहीं होता है, दायित्व भी होता है। इसको भी समझने की आवश्यकता है। ये कौन सिखाएगा? मोबाइल तो आजकल बच्चे भी चला लेते हैं, शायद हमसे बेहतर। मुझे भी कोई कभी कभी कुछ एप्लीकेशन समझ में नहीं आता तो मैं घर के बच्चों को ही बुलाता हूं, वो 2 मिनट के अंदर पूरा समस्या समाधान करके दे देते हैं कि भाई दे दीजिए, ठीक हो गया, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लेकिन क्या पत्रकारिता सिर्फ टेक्नोलॉजी है क्या?
हम टेक्नोक्रेट नहीं तैयार कर रहे हैं, हम पत्रकार तैयार कर रहे हैं जिनका समाज के प्रति एक संवेदनशीलता होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। पत्रकारिता में सामाजिक सरोकार होना आवश्यक है। अगर ये नहीं तो पत्रकारिता का कोई आधार नहीं है। इसलिए हमको ये भी सिखाना है कि पत्रकार बनना है, पक्षकार नहीं बनना है। हमको ये सिखाना है कि एक्टिविस्ट नहीं बनना है, फैक्टिविस्ट बनना है। फैक्ट, तथ्यों के आधार पर साक्ष्य आधारित पत्रकारिता करनी है। ये कुछ चुनौतियां हैं और इसके वजह से प्रिंट एक तरह से आज बचा हुआ है। वो उसका एक कारण ये भी है कि प्रिंट में आज भी विश्वसनीयता ज्यादा है। लिखित जो वाक्य है उसमें ज्यादा भरोसा है। उनको पता है टीवी में क्या है, एक टिकर चला देंगे, उसको बाद में बंद कर देंगे। डिजिटल में एक खबर चला देंगे, उसको हटा देंगे। लेकिन प्रिंट में एक बार छप गया सो छप गया, फिर उसको आप वापस थोड़े ही ले सकते हैं। तो इसलिए उसमें चेकिंग होता है, क्रॉस चेकिंग होता है, एक पूरा संपादकीय प्रक्रिया होता है जिसके चलते उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। समय आ गया है डिजिटल में भी उस विश्वसनीयता को लाने की आवश्यकता है। डिजिटल का भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, शायद मैं इस, क्योंकि समय का अभाव भी है, मैंने शायद आधा घंटा जो आपने मुझे समय दिया था उससे ज्यादा ही समय ले लिया है। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि उन सब विषयों को, कि आज भविष्य की बात हम सब करते हैं तो इनसे हटके नहीं। अब आप मास कम्युनिकेशन का एक अभिन्न अंग है सिनेमा। अब सिनेमा में आज के तारीख में आप ओटीटी पर चर्चा किए बगैर क्या आप सिनेमा पर चर्चा कर सकते हैं क्या? अब ओटीटी बोलते ही कई लोगों को लगता है, अरे घिन्न सी आती है, अरे उसमें तो अपशब्दों का प्रयोग होता है, गाली गलौज होता है। अरे भाई, कंटेंट में दिक्कत है, प्लेटफॉर्म में थोड़ी दिक्कत है। प्लेटफॉर्म तो लोकतांत्रिकरण कर रहा है। सोशल मीडिया में भी कई लोग गलत लोग आ गए हैं। क्या पहले पीठ पत्रकारिता नहीं होती थी? क्या होती थी? पहले भी होती रही है। टेलीविजन में स्टिंग के नाम पर लोग क्या बदनाम नहीं करते थे? क्या करते थे। गलती माध्यम की नहीं है, उस माध्यम में जो सॉफ्टवेयर डलता है, जो काम करते हैं, गलती उनकी है। अब उसके लिए आप प्लेटफॉर्म पर थोड़ा ही दोष ठहरा सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसका सदुपयोग करें। ये लोकतांत्रिकरण है। आज 148 रुपए में आप जो है बैठ के, घर बैठ के अपने पसंद का फिल्म नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। अब गंदा फिल्म ही बन रहा है तो वो क्या दिखाएगा? अब अच्छा फिल्म बनाइए ना, हम लोग तैयार करें लोगों को। आज सबसे अच्छी बात यह है कि वी हैव मूव्ड फ्रॉम द एज ऑफ, जो बुद्धू बक्सा कहते थे ना, इडियट बॉक्स, एक तरफ होता था संवाद, उस एक तरफ से हटकर आज हम एंगेजमेंट के फॉर्मेट में आ गए हैं, जहां हम सीधे सीधे वार्तालाप कर रहे हैं अपने मीडिया से। कोई अगर उल्टा सीधा कुछ दिखा देता है तो तुरंत हम लगा देते हैं ट्विटर पे, फेसबुक में, तुरंत ये क्या फालतू बोल रहा है ये। उसको फीडबैक मिल जाता है तुरंत 2 मिनट के अंदर। कभी कभी अपशब्द भी हो जाता है, उसको ट्रोलिंग भी कहा जाता है, लेकिन तुरंत फीडबैक मिल जाता है। आज आप बच के नहीं रह सकते। 1 हफ्ते बाद आप बैठ के कागज में चिट्ठी लिखेंगे संपादक के नाम पत्र, फिर वो छापेगा नहीं छापेगा। अब यहां तुम नहीं छापोगे तो हम कहीं और छपवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सोशल मीडिया काफी है 5000 लोगों तक पहुंचना, इतना फास्ट हो गया है। कल ही एक अनुभव हुआ, कल किसी ने मेरा डुप्लीकेट आईडी बना दिया फेसबुक में और उसने एक व्यक्ति को संपर्क किया। वो जानते हैं कि मैं पैसा तो लेने, मतलब किसी से मांगने वालों में हूं नहीं। उसने तुरंत कह दिया तुम तो हो ही नहीं सकते केजी सर। उन्होंने पहला काम किया, उसने कह दिया कि, उन्होंने कह दिया कि बोलो क्या करना है। वो जो भी वो चोर था उसने कहा, तो उन्होंने कह दिया बोल दिया, हमने पुलिस को बोल दिया है। और उन्होंने लिंक निकाल के हमको भेजा, हमने उसको अपने स्टेटस में डाल दिया। 10 मिनट के अंदर पेज ही गायब हो गया उसका। सबने मिलकर उसको जो है ब्लॉक करवा दिया, रिपोर्ट कर दिया और ब्लॉक कर गया, भाग गया। आज सब कुछ इतना फास्ट है कि आप जो है शीघ्र आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं। आज लोग, आज ट्विटर के माध्यम से, मेरा खुद का अनुभव है, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है, जहां काम नहीं हुआ, कोई शिकायत देनी थी
तुरंत मैंने ट्विटर में डाला टैग करते हुए और तुरंत मुझे रिस्पांस मिला। आज अगर चिंतित है बड़े बड़े कारपोरेट घराने, सरकारें, तो वो ये है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है भैया, ट्रेंडिंग क्या हो रहा है, कुछ हमारे बारे में तो नहीं है। सोशल मीडिया मॉनिटर किया जाता है कि कौन क्या लिख रहा है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में तक, निजी विश्वविद्यालयों में भी मैंने काम किया है, वहां अगर चिंता किसी बात का ये है कि भैया ये कोरा में क्या आ रहा है, कोरा में उल्टा सीधा तो नहीं छप रहा है, क्योंकि कोरा में किसी ने उल्टा सीधा छाप दिया तो लिख दिया तो फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। तो ये डिजिटल युग है, जिम्मेदारी जवाबदेही लोगों की बढ़ गई है। कभी भी हम किसी को भी संपर्क कर सकते हैं, किसी के भी ध्यान में। पहले हम पहुंच नहीं सकते थे मंत्रियों तक, सांसदों तक, आज हम सिर्फ टैग कर देते हैं, उन तक बात पहुंच जाती है और समाधान भी हो जाता है कई समस्याओं का। ये विषय ऐसा है जिस पर घंटों हम विमर्श कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया है गागर में सागर भरने की आधे घंटे के समय में। क्षमा चाहता हूं अगर कुछ छूट गया तो, लेकिन आपने मुझे अपने विश्वविद्यालय में मुझे आमंत्रित किया, आदरणीय संजीव भानावत जी के सह मुझे भी सुनने का आपने जो है एक, मुझे भी आप सबसे रूबरू होने का एक अवसर आपने मुझे प्रदान किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। और आप सभी को शुभकामनाएं। ये 7 दिन का कार्यशाला निश्चित ही बहुत ही लाभदायक होगा आप सभी के लिए, और आप सब इस नए विमर्श और नए आयाम जो आप यहाँ समझेंगे, इसको आगे अपने छात्रों के बीच में, अपने अपने विश्वविद्यालयों में, अपने शैक्षणिक संस्थाओं में आप इसको ले जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप सब भी जरूर मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, मेरे विश्वविद्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अद्भुत, बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्याख्यान। आपने अतीत, वर्तमान और भविष्यगत तीनों बिंदुओं पे बहुत अच्छी चर्चा की, और आपने लोकतांत्रिकरण के बारे में जो डिजिटल मीडिया को कहा, ये आपने बहुत उसको सार्थक आपने साबित किया, ये बहुत अद्भुत रहा। मैं आपको इस मंच से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर। आपका स्नेह सदा बना रहे। और अब अगली कड़ी में, अब ये सत्र समापन की ओर है, मैं अगली कड़ी में हमारे विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर और आयोजन समिति के आयोजन सचिव डॉक्टर सुनील कुमार जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो 7 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन समारोह है, डिजिटल दौर में मीडिया का बहुआयामी स्वरूप, यह विषय अपने आप में पूर्ण रूप से कंप्लीट विषय है, जिसमें मीडिया के सभी आयाम आ गए, कोई अछूता नहीं। खास तौर से मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला यस मौर्य जी, जो हम लोग की मुखिया हैं, आवाज नहीं आ रही है सुनील जी, आवाज नहीं आ रही है। स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण सुनील सर की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं मनोज सर से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम के समापन के तरफ अग्रसर हों। डॉक्टर मनोज मिश्रा सर। धन्यवाद दिग्विजय। मैं अंत में अपने सभी माननीय अतिथिगण का, माननीय प्रोफेसर के.जी. सुरेश साहब का, माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी का, हम सब की प्रेरणा स्रोत और जो सदा हम लोगों को उन्मुख करती हैं, और जिनके प्रयास से मैं बताना चाहूँगा प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर को, इस कोविड पीरियड में शताधिक से अधिक वेबिनार आयोजित किया हम लोगों ने मैडम की प्रेरणा से। तो ऐसी हम लोगों की प्रेरणा स्रोत हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी, हमारे आयोजन समिति के अगुआ और IQAC के समन्वयक प्रोफेसर मानस पांडे जी, हमारे सह संयोजक
डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे आयोजन समिति के आयोजन सचिव डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर, डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर अवध बिहारी सिंह जी, डॉक्टर चंदन सिंह, और जिसके कारण इस प्रतिकूल मौसम में हमारे 2 विद्यार्थी राणा सिंह और वीर बहादुर सिंह टीम एटीआई के जरिए हम सभी को जोड़े हैं। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्होंने बहुत मेहनत किया और हम सभी साथ में जुड़े हुए विभिन्न राज्यों से हमारे सभी आचार्यगण, सह आचार्यगण और सहायक आचार्यगण, मनोज आपकी आवाज म्यूट हो गई है, आप म्यूट हो गए मनोज जी। आपने हम सभी माननीय अतिथिगण का व्याख्यान सुना और इसी तरह से हम लोग साथ बनाए रखेंगे। रोज हम लोग अगले 7 दिनों तक 4 बजे इसी प्लेटफार्म पर मिलते हैं। अपने सभी माननीय अतिथिगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं भविष्य में सदा आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम मनोज सर, आपको भी प्रणाम। प्रणाम मानस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टीम एटीआई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण प्रणाम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा आयोजन किया आपने। हम लोग फिर 4 बजे मिलते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कल 4 बजे। आप सभी को धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। धन्यवाद सर। सर फीडबैक लिंक, सर अटेंडेंस लिंक। सर फीडबैक फॉर्म भेजो। धन्यवाद सर। फीडबैक फॉर्म भेजो। आयोजन समिति से अनुरोध है, फीडबैक लिंक आज की सेंड करें। सर आज की फीडबैक फॉर्म सेंड करें।